आयान रयजादा ने लिली और उसकी रूममेट्स को के टीवी से बाहर निकाला, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी स्पोर्ट्स कार में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। बाकी 3 का क्या करे? आखिरकार आयान ने उन्हें पास के एक होटल, ब्लू डायमंड होटल, ले जाने का फैसला किया। वह उनके लिए अलग अलग कमरे बुक करना चाहता था, लेकिन लड़कियां डर गई थीं और एक ही कमरे में रहना चाहती थीं। तो आयान ने 2 स्वीट्स बुक किए, एक उनके लिए और एक अपने लिए। लड़कियों को सेटल करने के बाद आयान अपने कमरे में गया और नहाने चला गया। जब वह बेड पर लेटा और पहले की घटनाओं को याद करने लगा, तो उसे अभी भी थोड़ा डर लग रहा था। शुक्र है, उसकी बहन लिली ठीक थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो आयान जिंदगी भर पछताता। अगर उसने आज सुपर रिच सिस्टम ज्वाइन न किया होता और अनिल कपूर से न मिला होता, तो शायद यह मसला इतनी आसानी से न सुलझता। आयान ने सोच लिया था। उसके पास इतना पैसा था कि वह कभी खत्म न हो, और उसे लेविश पॉइंट्स की जरूरत थी। तो वह पैसा खर्च करके कुछ दोस्त बनाएगा। जितने ज्यादा दोस्त उतने ज्यादा ऑप्शंस। शायद किसी दिन उसे किसी की मदद चाहिए हो, जैसे आज की घटना में। ये सब सोचकर आयान ने अनिल को फोन किया। आयान, तुम्हारी बहन ठीक है ना? अनिल ने फोन पर पूछा। हाँ, वो ठीक है। अनिल, आज तुम्हारी वजह से सब सुलझ गया। थैंक्स यार, अब से तुम्हें कुछ भी चाहिए, बस मुझे बोल देना। अरे, इतना फॉर्मल मत बन। आज जो हुआ, उसमें मेरी भी जिम्मेदारी थी। आखिर मेरा प्लेस था। तुम्हारी बहन के साथ गलत हुआ। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। लिली को ही थोड़ा सावधान रहना चाहिए था। वैसे अनिल, अगर तुम्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसों की जरूरत हो, तो मुझसे बात करना। मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन वादा है मैं मैनेजमेंट में दखल नहीं दूंगा। सिर्फ शेयर होल्डर रहूंगा। ये सुनकर अनिल की बाछें खिल गईं। यही तो वजह थी कि वह आयान के करीब आया था। आयान ने सुपर रिच सिस्टम में 11 बिलियन का डोनेशन देकर अपनी मेंबरशिप अपग्रेड की थी। इससे साफ था कि उसका परिवार कितना लोडेड था। यह कोई आम अमीर परिवार नहीं था, यह एक सुपर रिच फैमिली या कंसोर्शियम की ताकत थी। ऐसे शख्स के साथ दोस्ती करने के सिर्फ फायदे थे, कोई नुकसान नहीं। तुम इतना भरोसा कर रहे हो तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। कल रात चंद्र नगर क्लब में एक चैरिटी डिनर है। हम वहां मिलकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, कल मिलते हैं। अनिल ने फोन काटा और खुशी से गुनगुनाने लगा। उसके लिए मसाज कर रही एक बी लिस्ट एक्ट्रेस ने पूछा, क्या बात है मिस्टर कपूर? इतने खुश क्यों हो? मुझे एक पैसों का देवता मिल गया है। अब बोल, खुश होना चाहिए कि नहीं? एक्ट्रेस हैरान रह गई। उनके लिए तो अनिल ही पैसों का देवता था। फिर अनिल का पैसों का देवता कौन हो सकता था? उसकी स्टेटस के हिसाब से वह ऐसी चीजों से कोसों दूर थी। अनिल को कॉल करने के बाद आयान ने दीपक श्रीवास्तव को फोन किया। उसने दीपक को भी वही बात कही, अगर उसे किसी प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर चाहिए तो आयान तैयार है। दीपक ने भी उसे अगले दिन के चैरिटी डिनर में इनवाइट किया। दूसरे स्वीट में लड़कियां नहाकर धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थीं। हालांकि अभी भी उन्हें पहले की घटना का डर था, लेकिन वे जवान और थोड़ी नादान लड़कियां थीं। वे बेड पर लेटकर गपशप करने लगीं। लिली, जिसने हमें बचाया, वो तुम्हारा कजिन था ना? एक ने पूछा। हाँ, बोलो, मेरा भाई कैसा लगा? कूल है ना? कूल क्या, वो तो अब मेरा आइडल है। तुमने तो कहा था कि वो बेचारा है। उसके मम्मी पापा बचपन में गुजर गए थे, और उसका अंकल उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। वो 2 साल तुम्हारे घर भी रहा। तुमने ही हमें ये सब बताया था। हाँ, ऐसा ही था। लेकिन अभी जो हुआ, वो देखा। डैर्जिलिंग का मैनेजर उसके सामने कितना पॉलिट था। उससे मिस्टर रायजादा बोल रहा था। डैर्जिलिंग कोई छोटा मोटा प्लेस थोड़े है। और उन गुंडों को मैनेजर के सामने खुद को थप्पड़ मारते देखा। तुम्हारा भाई जरूर कुछ छुपा रहा है। मुझे भी नहीं पता क्या माजरा है। मैं कल उससे पूछूंगी। वैसे उसकी गर्लफ्रेंड है। हाँ, उसका नाम सानवी है। वे हाई स्कूल से साथ हैं। क्यों, मेरे भाई पर क्रश आ गया? मेरी भाभी बनना चाहती हो? चुप कर,
अगली सुबह लिली की रूममेट्स ने कैब बुक की और पीयू यूनिवर्सिटी वापस चली गईं। आयान, मुझसे कुछ पूछना है, लिली ने कहा जब उसकी रूममेट्स चली गईं। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ढेर सारे सवाल हैं। चल, मैं तुम्हें एक शांत जगह ले चलता हूँ, वहां बात करेंगे। आयान लिली को दार्जिलिंग के टीवी के पार्किंग लॉट में ले गया। चल, बैठ। आयान ने कार की चाबी निकाली और अपनी बुगाटी वेरॉन अनलॉक की। लिली ने सामने खड़ी चमचमाती कार देखी तो उसके होश उड़ गए। आयान, ये तुम्हारी कार है? उसने हकलाते हुए पूछा। हाँ, मेरी है। बैठ। आयान ड्राइवर सीट पर बैठ गया। ओके। लिली हक्की बक्की होकर कार में बैठ गई। आयान उसे समुद्र के किनारे ले गया। रास्ते में हर कोई उनकी कार को घूर रहा था। लाल बत्ती पर भी बाकी गाड़ियां उनसे 10 मीटर दूर रुक रही थीं। साफ था कि आयान कोई आम इंसान नहीं था। वे समुद्र के किनारे एक शांत जगह पर पहुंचे। दोनों रेलिंग के पास खड़े हो गए और समुद्री हवा उनके चेहरे से टकराने लगी। लिली, मुझे पता है तुम्हारे मन में ढेर सारे सवाल हैं। जो पूछना है पूछ ले, आयान ने दूर समुद्र की ओर देखते हुए कहा। आयान, ये कार तुम्हारी है? लिली ने पूछा। हाँ, मैंने कल इसे चंद्रनगर में खरीदा। इस बार मैं तुमसे मिलने और ये कार खरीदने आया था। कार कितने की थी? 80 मिलियन। का कितने? 80 मिलियन। इतने पैसे कहाँ से लाए? बैंक लूट लिया क्या? अगर बैंक लूटा होता तो क्या मैं यहाँ तुमसे आराम से बात कर रहा होता? और बैंक लूट कर 80 मिलियन मिलते हैं क्या? तो पैसे कहाँ से आए? मैंने कमाए। कैसे? इसे कुछ वाक्यों में समझा नहीं सकता। बस इतना जान लो, मैंने कुछ गलत नहीं किया और तुम्हारा भाई अब एक सच्चा नवाब है। मम्मी को पता है? नहीं। कितने लोगों को पता है? शायद अभी सिर्फ तुम्हें। सच में? मुझे चुप रखने के लिए कितने पैसे दोगे? जितने चाहिए। बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। दोनों ने ढेर सारी बातें की। हालांकि वे लंबे समय बाद मिले थे, फिर भी उन्हें एक दूसरे से कोई दूरी महसूस नहीं हुई। उस दिन आयान लिली को चंद्रनगर के सारे मॉल्स में ले गया और उसके लिए ढेर सारे महंगे कपड़े और मेकअप खरीदे। लिली ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये उसका भाई था, तो जाहिर है उसे अपनी बहन पर पैसा खर्च करना ही था। शाम 5 बजे आयान लिली को अपनी बुगाटी वेरॉन में चंद्रनगर क्लब ले गया। कार पार्क करने के बाद उन्हें झील के बीच में गैदरिंग स्पॉट तक जाने के लिए नाव लेनी थी। झील के किनारे पहुंचे तो कुछ नावें मेहमानों को लेने के लिए तैयार थीं। दोनों किसी एक नाव में बैठ गए और नाव सीधे झील के बीच में चली गई। आयान नाव की रेलिंग पर टिका और नीचे साफ पानी को देखने लगा। वह मन ही मन सोचने लगा कि ये रईस लोग सच में जिंदगी जीना जानते हैं। आयान, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? लिली की आवाज पीछे से आई। मैं तुम्हें एक गैदरिंग में ले जा रहा हूं ताकि तुम दो लोगों से मिल सको। जब मैं चंद्रनगर में न हूं तो तुम उनसे मदद मांग सकती हो। उनमें से एक दार्जिलिंग का बॉस है। आयान और लिली झील के बीच में पहुंच गए। नाव से उतरने के बाद एक अटेंडेंट उन्हें बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर ले गया। आपके लिए यही है। अटेंडेंट ने सेकंड फ्लोर के हॉल का दरवाजा खोला और दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। आयान और लिली हॉल में दाखिल हुए। उस पल उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। ये हॉल कम से कम 5000 स्क्वायर फीट का था और इसे शानदार तरीके से डेकोरेट किया गया था। चमचमाती लाइट्स, 100 से ज्यादा लोग जो ग्रुप्स में बातें कर रहे थे। 10 से ज्यादा लंबे और गुड लुकिंग अटेंडेंट्स ट्रे में शराब और खाना लिए भीड़ में घूम रहे थे। लिली पहली बार ऐसी जगह आई थी तो वह थोड़ा नर्वस थी। उसने धीरे से आयान की शर्ट खींची। डर मत, रिलैक्स कर। जो खाना चाहिए ले ले, आयान ने लिली के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा दी। सच कहें तो आयान भी ऐसी जगह पहली बार आया था और वह भी थोड़ा नर्वस था। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। नर्वस तो बाकियों को होना चाहिए, उसे नहीं। फिर दोनों हॉल में अंदर चले गए। आयान ने एक अटेंडेंट के पास से गुजरते हुए वाइन का ग्लास लिया। एक घूंट पीने के बाद उसे स्वाद अच्छा लगा। वहीं
लिली काफी रिजर्व थी। आयान, तुम आ गए। अनिल वाइन का ग्लास लिए उनके पास आया। अनिल, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। ये रही मेरी कजिन लिली, पीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अनिल, इसका ख्याल रखना। क्या बात कर रहे हो आयान? तुम्हारी कजिन मेरी भी कजिन है। लिली, जब भी कुछ चाहिए मुझे कॉल कर देना। चंद्र नगर में मेरी थोड़ी बहुत इज्जत है। अनिल ने बात खत्म करते हुए लिली को एक गोल्ड प्लेटेड विजिटिंग कार्ड दिया। थैंक्स अनिल, लिली ने धीरे से कहा। लिली, तुम थोड़ा अकेले घूम लो। जो खाना चाहिए ले लेना, इसे अपना घर समझो। मुझे आयान से कुछ बात करनी है। ठीक है, जाओ। अनिल आयान को थर्ड फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम में ले गया। जब आयान रूम में पहुंचा तो वहां पहले से दो लोग मौजूद थे। एक पुरुष जो 40 की उम्र का लग रहा था और काफी सभ्य दिखता था। दूसरी एक महिला थी, शायद 30 की उम्र में, हल्का मेकअप और एक मैच्योर वाइब। आयान, इनसे मिलो। ये है मिस्टर तन्मय जोशी और मिस साक्षी शैफी। और ये है मेरे दोस्त आयान रायजादा, हमारे चौथे शेयर होल्डर। अनिल ने दोनों पक्षों का संक्षेप में परिचय कराया। आयान ने तन्मय और साक्षी से हाथ मिलाया और बैठ गया। तब अनिल ने प्रोजेक्ट के बारे में बताना शुरू किया। सीधे शब्दों में, अनिल को एक कॉन्टैक्ट मिला था जिसके जरिए उसे सफारी लैंड में एक डायमंड माइन मिली थी। वह खुद वहां गया था और क्वालिटी टॉप क्लास थी। टोटल इन्वेस्टमेंट थी 15 से 20 बिलियन। अनिल 5 बिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार था, जिसके लिए उसे 40% शेयर मिलेंगे। बाकी 60% के लिए 10 बिलियन की जरूरत थी। तन्मय और साक्षी 2.5-2.5 बिलियन डाल रहे थे, यानी प्रत्येक को 15% शेयर। बाकी बचे 30% शेयर, यानी 5 बिलियन। आयान, अगर तुम्हें लगता है कि ये ज्यादा है तो हम एक और शेयर होल्डर ले सकते हैं। मैंने माइन खुद देखी है, ये बिल्कुल नई है, अनिल ने आयान से कहा। ज्यादा? आयान को तो ये अमाउंट कम लगा। सिर्फ 5 बिलियन। ठीक है, मैं 5 बिलियन इन्वेस्ट करूंगा और 30% शेयर लूंगा। डन, फिर फाइनल है। मैं बाद में तुम सबको डिटेल्स भेज दूंगा। चलो एक टोस्ट करते हैं। आयान के जाने के बाद लिली हॉल में इधर उधर घूमने लगी और धीरे धीरे रिलैक्स हो गई। कोई उसका ध्यान नहीं दे रहा था तो वह खुश थी। जब वह खाने की जगह पर पहुंची तो रुक गई। यहाँ की सारी डेजर्ट्स इतनी लाजवाब लग रही थीं। वाह, ये कितनी मीठी है। ये कितनी क्रिस्पी है। इसकी खुशबू तो कमाल है। ये कितनी सॉफ्ट है। लिली एक के बाद एक डेजर्ट्स चखने लगी और अपनी पसंद की चीजें प्लेट में जमा करने लगी। हाय, लिली ने किसी को देखा और तेजी से उसकी ओर भागी। क्या आप मैरी हैं? मैरी किसी सीनियर मूवी इंडस्ट्री वाले से बात कर रही थी, तभी उसे किसी ने टोका। उसने देखा, एक 20 साल की लड़की थी। हेलो, मैं मैरी ही हूँ। वाह, आप सच में मैरी हैं। मुझे आपकी मूवीज बहुत पसंद हैं। क्या मैं आपके साथ फोटो ले सकती हूँ? मेरी रूममेट्स आपकी बहुत बड़ी फैन है, लिली ने उत्साह से कहा। सपोर्ट के लिए थैंक्स। मैं और अच्छी मूवीज में काम करूंगी। दोनों ने फोटो ली और मैरी चली गई। लिली ने फोटो अपनी इंस्टा स्टोरी पर डाली, कैप्शन के साथ, पहचाना कौन है ये। फिर उसने फोन रखा और अगला टारगेट ढूंढने लगी। अरे, ये तो पॉपुलर सेलेब केविन कॉर्डन नहीं है। हाय, ये तो एम्प्रेस एल्सा नहीं है। एक हाथ में डेजर्ट की प्लेट, दूसरे में फोन लिए लिली हॉल में सेलेब्स के साथ फोटो लेने निकल पड़ी। सारे सेलेब्स उसके साथ फोटो ले रहे थे क्योंकि इस जगह पर सिर्फ रेपुटेड लोग ही आ सकते थे। हालांकि ये लड़की अच्छी दिखती थी, लेकिन थोड़ी नादान लग रही थी। फिर भी कोई नहीं जानता था कि उसे कोई बड़ा शख्स लेकर तो नहीं आया। लिली सेलेब्स के साथ फोटो लेने में बिजी थी और बहुत एक्साइटेड थी। उसके पास पहले से 7-8 फोटोज थीं, वो भी उस वक्त के सबसे पॉपुलर स्टॉर्स के साथ। अगर वह ये यूनिवर्सिटी ले गई तो उसकी क्लासमेट्स जल भून जाएंगी। लिली फोन में फोटोज देख रही थी, तभी उसे किसी ने पुकारा। उसने सिर उठाया तो देखा एक लड़की भारी मेकअप किए थी और एक मोटे बेली वाले बूढ़े आदमी का हाथ पकड़े थी। मीरा, लिली ने पूछा। ये उसकी क्लासमेट मीरा जैसी लग रही थी,
लेकिन इतने मेकअप की वजह से वह पक्का नहीं थी। सच में तू ही है? तू यहाँ कैसे घुस आए? ये चंद्रनगर की सबसे हाई प्रोफाइल गैदरिंग है। ओह समझी, तू पार्ट टाइम अटेंडेंट बनकर आए है ना? मीरा ने तंज कसते हुए कहा। नहीं, मैं अपने भाई के साथ आई हूँ, लिली ने जवाब दिया। तेरा भाई? क्या तेरा भाई यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है? उसे नौकरी से निकलवाना है क्या? रैंडम लोगों को कैसे अंदर ले आया? मीरा, तू मेरे भाई के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती, लिली ने गुस्से में कहा। मीरा, इस क्यूट लड़की का परिचय तो कराओ, मीरा के पास खड़े बूढ़े ने कहा। ये लिली है, मेरी क्लासमेट, मीरा ने अनमने ढंग से परिचय दिया। उसे पता था कि बूढ़ा क्या चाहता है। हेलो मिस लिली, बूढ़े ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। मीरा, ये तेरा पापा है। मीरा, बूढ़ा। लिली की एक बात ने दोनों को गुस्सा दिला दिया। लिली, बकवास बंद कर। अगर तूने ऐसा बोला तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मीरा ने गुस्से और शर्मिंदगी में कहा। बूढ़े ने भी बोलना शुरू किया। मिस लिली, अगर तुम अभी माफी मांग लो, मुझे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दो और जब मैं बुलाऊं तो बाहर आ जाओ, तो मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा। वरना न सिर्फ तुम्हें यहां से निकाला जाएगा, बल्कि तुम्हारा भाई भी अपनी नौकरी खो देगा। उसे मीरा की बात पर यकीन था और वह सच में सोच रहा था कि लिली का भाई यहाँ सिक्योरिटी गार्ड है। बॉयफ्रेंड? लिली हैरान रह गई। ओह नो, उसने गलत बोल दिया। दरअसल मीरा यूनिवर्सिटी में हमेशा रईस बेटी की तरह बिहेव करती थी। वह ब्रांडेड बाइक्स, ब्रांडेड कपड़े पहनती थी और उसे लग्जरी कारें पिक और ड्रॉप करती थी। कौन सोचेगा कि उसका ऐसा बॉयफ्रेंड होगा? ये तो घिनौना है। लेकिन कोई बात नहीं, गलत ही सही। तूने मेरे भाई के बारे में बुरा बोला, ये तो तुझे भुगतना ही था। मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। हम्फ। लिली ने ऐसा कहकर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा ने लिली को पकड़कर जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। ऑर्गेनाइजर कहाँ है? ऑर्गेनाइजर? ये लड़की चोरी छुपे यहाँ घुस आए है, फ्री खाना खा रही है और सेलेब्स के साथ फोटो लेकर दिखावा कर रही है। कोई कुछ करेगा कि नहीं? मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे छोड़। लिली पूरी ताकत से छटपटाने लगी। दोनों की बहस ने कुछ लोगों का ध्यान खींच लिया। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। आखिर इस तरह की जगह पर कोई हंगामा करने की हिम्मत कम ही करता था, तो सबको उत्सुकता थी। तभी एक स्टाफ मेंबर वहां पहुंचा। क्या हो रहा है? स्टाफ ने पूछा। मीरा ने लिली की ओर इशारा करते हुए कहा, ये चुपके से यहां घुस आए है, खाना चुरा रही है और सेलेब्स के साथ फोटो ले रही है। मिस, आपका इनविटेशन कार्ड दिखाए, स्टाफ ने लिली से कहा। चूंकि ऑर्गेनाइजर्स ने चंद्रनगर क्लब को इस चैरिटी डिनर के लिए बुक किया था, चंद्रनगर के बड़े बड़े लोग यहां इनविटेशन कार्ड्स के साथ आए थे। उन्हें क्लब में घुसते वक्त इनविटेशन कार्ड दिखाना था, लेकिन आयान की कार इतनी शानदार थी कि किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। मां मेरे पास नहीं है। लिली की आंखें भर आईं। इतने सारे लोग उसे घूर रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, ये चुपके से घुस आए हैं। आप ऑर्गेनाइजर्स भी फेल हैं, जो किसी अनजान को अंदर आने दिया, मीरा ने घमंडी लहजे में कहा। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, स्टाफ ने पुकारा। जल्दी ही कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए। इस लड़की को बाहर ले जाए, स्टाफ ने सिक्योरिटी गार्ड्स से कहा। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड्स आगे बढ़े, रुको, रुको, दो आवाजें एक साथ आईं। एक थी एम्प्रेस एल्सा और दूसरी थी मैरी, जो 4 उभरते सितारों में से एक थी। मैं इसे लेकर आई हूं। ये मेरी टेम्परेरी असिस्टेंट है, एल्सा ने कहा। हाँ, मैं भी इसकी पुष्टि कर सकती हूँ, मैरी ने साथ दिया। एल्सा को ये चुलबुली और प्यारी लड़की पसंद आई थी। जब उसने देखा कि लिली अकेली और बेबस है, तो उसे तरस आया और उसने मदद करने का फैसला किया। वैसे भी उसके लिए ये छोटी सी बात थी। मैरी ने लिली की हालत देखी तो उसे कल की अपनी घटना याद आ गई। वह खुशकिस्मत थी कि उसे एक अच्छा इंसान मिला, जिसने उसे उस मुसीबत से निकाला। इसलिए वह भी लिली की मदद करना चाहती थी।
जब दो सेलेब्स ने लिली के लिए गवाही दी तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। तभी मीरा के पास खड़ा आदमी बोला, लोगों, बिना सोचे समझे जिम्मेदारी मत लो, इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तुषार कोलिंस दोनों सेलेब्स को जानता था, लेकिन वह सैकड़ों मिलियन की नेटवर्थ वाला एक बड़ा बॉस था। भले ही हॉल में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग थे, लेकिन उसे यकीन था कि ये दोनों उनमें से नहीं थीं। सेलेब्स, आम लोगों के लिए वे सेलेब्स थीं, लेकिन उसके जैसे बड़े बॉस के लिए वे बस मजाक करने वाले थे। मीरा ने बीच में टोका, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। लिली मेरी क्लासमेट है और अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ये तुम्हारी असिस्टेंट कैसे हो सकती है? और उसने कहा कि उसका भाई उसे लेकर आया और उसका भाई जरूर यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है। मिस, आपके भाई का नाम क्या है? स्टाफ मेंबर ने पूछा। मेरा भाई आयान है, लिली ने गुस्से में बुदबुदाया। आयान? क्या आपके बीच कोई आयान है? कर्मचारी ने सिक्योरिटी गार्ड्स की ओर देखकर पूछा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और जवाब दिया, नहीं। मैरी का दिल धक से रह गया जब उसने सुना कि लिली आयान की बहन है। क्या ये वही आयान है जिसने कल मुझे बचाया था? वह कुछ कहने ही वाली थी कि लिली फिर बोली, एक आदमी जिसका नाम अनिल है मेरे भाई को अभी ले गया। उसने कहा कि वे बिजनेस की बात करने थर्ड फ्लोर पर जा रहे हैं। अनिल? भीड़ में हर कोई हैरान रह गया। चंद्र नगर में सिर्फ एक अनिल है और वो है मिस्टर कपूर। वह चंद्र नगर में सबसे हाई सोशल स्टैंडिंग वाला शख्स है। अगर इसका भाई अनिल के साथ बिजनेस डिस्कस कर रहा है तो इसका भाई भी कोई बड़ा आदमी होगा। कर्मचारी और तुषार को बेचैनी होने लगी। मिस्टर कपूर ऐसा शख्स था जिसे वे भूलकर भी नाराज नहीं कर सकते थे। चंद्र नगर में मिस्टर कपूर की ख्याति थी। अगर आप उनके दोस्त थे तो वे आपको दिल से ट्रीट करते थे, लेकिन अगर आप उनके दुश्मन बने तो वे आपको पूरी तरह खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। चंद्र नगर में कई छोटे बिजनेस उनके हत्थे चढ़ चुके थे, इसलिए चंद्र नगर में एक कहावत थी, अगर आप अनिल के दोस्त नहीं बन सकते तो ठीक है, लेकिन कभी उनके दुश्मन मत बनना। तुषार का दिमाग यहीं अटक गया। उसे ठंडा पसीना छूटने लगा। उसकी कुछ 100 मिलियन की नेटवर्थ मिस्टर कपूर के सामने कुछ भी नहीं थी। वह उसे पलक झपकते बर्बाद कर सकते थे। तभी आयान और अनिल बिजनेस की बात खत्म करके नीचे आए। आयान की नज़र लिली को ढूंढने के लिए इधर उधर गई, लेकिन उसे हॉल के बीच में एक बड़ी भीड़ दिखी। वह तेजी से वहां पहुंचा और भीड़ को चीरकर अंदर गया। उसने देखा कि लिली को एक भारी मेकअप वाली लड़की ने उसका हाथ पकड़ रखा था। लिली को कुछ गलत हुआ लग रहा था। वह छटपटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के कोने गीले थे। लिली! आयान ने चिल्लाया। आयान! लिली की पुकार सुनते ही मीरा का हाथ ढीला पड़ गया और लिली दौड़कर आयान से लिपट गई। अब सब ठीक है, सब ठीक है, आयान ने उससे दिलासा दी। ये क्या हो रहा है? अनिल वहां पहुंचकर पूछने लगा। बस अब गया। तुषार का सिर चकराने लगा जब उसने अनिल को देखा। उसके पैर डगमगाए और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। कर्मचारी ने अपने माथे पर छूटा ठंडा पसीना पोंछा और अनिल को चुपके से सारी बात बताई। ये कौन है? अनिल ने तुषार की ओर इशारा करके पूछा। मिस्टर कपूर, ये तुषार कोलिंस है, ऑस्पिशियस क्लाउड्स रियल एस्टेट का मालिक। भीड़ में से किसी ने अचानक कहा। मिस्टर कोलिंस, हाँ, तुम्हें 3 दिन का वक्त है। अपना सामान बांधो और चंद्र नगर से निकल जाओ। या तो खुद चले जाओ या मैं तुम्हें निकलवाऊंगा। सॉरी मिस्टर कपूर, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब उस लड़की की गलती है, उसी ने ये सब किया। तुषार ने मीरा के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की ताकत से मीरा जमीन पर गिर गई, हैरान और चक्कर में। इस बीच तुषार घुटनों के बल बैठ गया और गिड़गिड़ाने लगा। चंद्र नगर छोड़कर जाना मौत से कम नहीं था। उसकी कुछ 100 मिलियन की नेटवर्थ थी, लेकिन वो सब एसेट्स में थी। अगर उसके पास इतना कैश होता तो वह चंद्र नगर छोड़ने में खुशी खुशी चला जाता और कहीं नया बिजनेस शुरू करता। लेकिन 3 दिन में अपनी फिक्स्ड एसेट्स को बेचना होगा, वो भी बहुत कम दाम पर। और मिस्टर कपूर ने आज रात अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी,
तो कोई उसकी असेट्स खरीदने की हिम्मत भी नहीं करेगा। उसने हाल ही में एक प्रोजेक्ट में भी काफी पैसा लगाया था। अगर वह अब गया तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी। संभावना थी कि वह कुछ 100 मिलियन के बिजनेस का मालिक से कर्ज में डूबा बैंकरप्ट आदमी बन जाएगा। और उसे अपनी कुछ मिस्ट्रेस और 2 नाजायज बेटों का भी ख्याल रखना था। मुझे दोहराना पसंद नहीं, अनिल ने बिना भाव के कहा। तुषार निराशा में डूब गया। तभी भीड़ से एक और आवाज आई। अनिल, फिर किसी बेचारे को तंग कर रहे हो? दीपक श्रीवास्तव वहां पहुंचा। मिस्टर श्रीवास्तव, मुझे बचा लीजिए प्लीज। हमने साथ में काम किया है। मैं तुषार हूं, ऑस्पिशियस क्लाउड्स रियल एस्टेट वाला। तुषार ने दीपक को ऐसे पकड़ा जैसे वह उसका मसीहा हो। अगर चंद्रनगर में कोई उसकी मदद कर सकता था तो वह दीपक श्रीवास्तव था। श्रीवास्तव परिवार का दूसरा बेटा होने के नाते वह परिवार के बिजनेस का दूसरा उत्तराधिकारी था। लेकिन दीपक ने बाजी पलट दी थी और अपने बड़े भाई के साथ बराबरी पर लड़ रहा था। परिवार के बुजुर्गों ने अभी तक ये तय नहीं किया था कि बिजनेस का असली वारिस कौन होगा। इसलिए बुजुर्गों ने दोनों को एक निश्चित राशि दी थी ताकि वे 10 साल तक उसे अपने हिसाब से डेवलप करें। जो सबसे अच्छा रिजल्ट देगा उसे वारिस चुना जाएगा। 5 साल बीत चुके थे और दीपक साफ तौर पर आगे था। श्रीवास्तव, मैं किसे तंग कर रहा हूं? इसने आयान की कजिन को तंग किया, मैं और क्या करता? अनिल ने आयान की ओर इशारा करते हुए विरोध किया। दीपक ने आयान की ओर देखा जो लिली को गले लगाए था। ओह, तुमने आयान की कजिन को तंग किया? हिम्मत तो है तुझमें? दीपक ने तुषार से पूछा। तुषार कंफ्यूज हो गया। तू क्या करने वाला है? अनिल, मैंने इसे 3 दिन का वक्त दिया कि चंद्रनगर से निकल जाए। 3 दिन बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से 1 दिन काफी है। दीपक की बात सुनते ही तुषार बेहोश हो गया। अब कोई मौका नहीं था कि वह बाजी पलट सके जब चंद्रनगर के 2 बड़े लोग उसके खिलाफ थे। उसके सिर में खून चढ़ गया और वह बेहोश हो गया। इसे बाहर फेंको और एम्बुलेंस बुलाओ। अगर ये जाग जाए तो इसे बोल देना कि इसके पास 1 दिन बचा है, अनिल ने कर्मचारी से कहा। हाँ मिस्टर कपूर। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुषार को उठाया और मीरा को भी बाहर ले गए। मसला सुलझने के बाद सबकी नजरें आयान पर टिक गईं। इस शख्स का स्टेटस जरूर बहुत बड़ा होगा क्योंकि वह चंद्रनगर के 2 बड़े लोगों का दोस्त था। मैरी का दिल उछल पड़ा जब उसने आयान को देखा। उसे नहीं लगा था कि उसकी वजह से उसे दोबारा आयान से मिलने का मौका मिलेगा। वह उम्मीद तो लेकर आई थी, लेकिन कल के बाद आज फिर से मिलना अप्रत्याशित था। सब लोग यही हैं तो मैं साफ कर दूं। आयान मेरा अच्छा दोस्त है तो उसकी कजिन मेरी भी कजिन है। भविष्य में कोई भी उसे तंग करने की हिम्मत करेगा तो उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा, अनिल ने भीड़ से चिल्लाकर कहा। मेरे भी, दीपक ने जोड़ा। थैंक्स ब्रोस, आयान ने जवाब दिया। आयान को लगता था कि वह दीपक और अनिल के साथ इतना क्लोज था कि उन्हें ब्रोस बोल सकता था। वेलकम आयान, चलो सब लोग वापस जाओ। भीड़ धीरे धीरे छटने लगी। मैरी आयान के पास आए और बोली, फिर मिले मिस्टर रायजादा। हेलो मिस मैरी। लिली अब तक शांत हो चुकी थी। उसने आयान और मैरी को देखा और पूछा, आयान तुम मिस मैरी को जानते हो? हाँ जानता हूँ मिस मैरी, अभी मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। और मिस एल्सा आपका भी थैंक्स। एल्सा जाने वाली थी तभी उसने लिली को उसे पुकारते सुना। वह वापस आए। वेलकम लिली, आप दोनों का थैंक्स, आयान ने कहा। आप बहुत दयालु हैं मिस्टर रायजादा, दोनों सेलेब्स ने एक साथ जवाब दिया। हर्षनगर, यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस। प्रिया ने 911 डायल किए हुए एंट्री गेट से अंदर कदम रखा। उसे नहीं पता था कि एक टैक्सी उसका पीछा कर रही थी। ड्राइवर के अलावा टैक्सी में एक जवान लड़का और लड़की थे। ये कौन सी जगह है सर? लड़के ने पूछा। ये हर्षनगर का रईसों का इलाका है बेटा, मैं यहीं तक जा सकता हूँ। 50 रुपये हुए, ड्राइवर ने कहा। इतने महंगे? लड़के ने पूछा। टाइम इज मनी, मैंने बहुत इंतजार किया। ठीक है सर,
थैंक्स। दोनों ने पैसे दिए और गाड़ी से उतर गए। वे यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस के एंट्री गेट की ओर बढ़े। वे और करीब से देखना चाहते थे, तभी सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, ये तुम्हारे बस की जगह नहीं है। वो जो रेड पोश अभी अंदर गई, वो किसकी है? लड़के ने पूछा। किसकी? यहाँ रहने वाले की। और किसकी? तुम्हारी। चलो, भागो। यहाँ रहना तो बहुत महंगा होगा ना। क्या तुम गांव से आए हो? सुनो, यहाँ के घरों की कीमत कम से कम 2 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर है, और हर घर कम से कम 50 मिलियन का है। अब बोलो, महंगा है कि नहीं? क्या इतना महंगा? अगर कोई यहाँ किराए पर रह रहा हो तो क्या तुम्हें कुछ हो गया है? कोई 50 मिलियन का घर खरीद कर उसे किराए पर क्यों देगा? और जो यहाँ रह सकता है, उसे किराए पर देने की जरूरत ही क्या है? बस अब भागो। ठीक है, ठीक है। जा रहा हूँ। थैंक्स। लड़का लड़की को लेकर वहां से चला गया। दोनों ने एक सस्ता मोटल ढूंढा और वहां रुकने का फैसला किया। कमरे में घुसने के बाद ही लड़की बोली, समीर, क्या हम सीधे तुम्हारी बहन से नहीं मिल सकते? लड़का समीर वर्मा था, प्रिया का छोटा भाई, और लड़की थी मनीषा, उसकी गर्लफ्रेंड। लेकिन मनीषा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, क्योंकि समीर का परिवार किसान था, जबकि वे शहर में रहते थे। इसलिए समीर और मनीषा ने चुपके से हर्षनगर आकर प्रिया की मदद मांगने का फैसला किया। लेकिन समीर को पता चला कि प्रिया ने उनके मम्मी पापा से झूठ बोला था। प्रिया ने कहा था कि शहर में पैसा कमाना मुश्किल है और उसे किराया और दूसरी चीजों का खर्चा उठाना पड़ता है। लेकिन समीर ने प्रिया को एक लग्जरी कार चलाते और एक महंगे घर में रहते देखा। नहीं, हम तब मिलेंगे जब मम्मी पापा यहाँ आएंगे। मुझे प्रिया से हमेशा डर लगता है और सिर्फ मम्मी पापा ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं पहले मम्मी को फोन करता हूँ। समीर ने फोन निकाला और कॉल किया। कहाँ भाग गया, बदमाश? अभी वापस आ। एक मध्यम उम्र की औरत की आवाज फोन से आई। मम्मी, मैं हर्षनगर में हूँ। मैं वापस नहीं आ रहा। समीर ने कहा, तू बदमाश, तू किसी की बेटी को भगा ले गया और अब उसका परिवार हमसे पूछ रहा है कि वो कहाँ है। अभी वापस आ। मम्मी, मेरी बात सुनो। मुझे प्रिया मिल गई। वो अब बहुत अमीर है। वो लाखों की कार चला रही है और कम से कम 50 मिलियन के घर में रह रही है। तुम खुद आकर देखो। तू पागल हो गया है। सच में, मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कल प्रिया की वर्कप्लेस ढूंढी और उसे ऑफिस से निकलते वक्त लाखों की रेड स्पोर्ट्स कार चलाते देखा। फिर मम्मी ने फोन पर पूछा। कल मैंने उसका पीछा नहीं किया, लेकिन आज मैंने टैक्सी बुलाई और ऑफिस के बाहर इंतजार किया। मैंने उसे एक रेसिडेंशियल एरिया में जाते देखा। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि वहां के घरों की कीमत 2 लाख रुपए प्रति स्क्वायर मीटर है। हमारे गांव में इतने में पूरा घर आ जाए। वहां हर घर कम से कम 50 मिलियन का है। तू पक्का है? कहीं किसी और को तो नहीं देख लिया? मैं आपको झूठ क्यों बोलूंगा? और वो मेरी बहन है, मैं उसे क्यों नहीं पहचानूंगा? ठीक है, मैं और तेरे पापा कल सुबह आ रहे हैं। ये मूर्ख लड़की इतनी महंगी कार चला रही है, इतने महंगे घर में रह रही है, और हमें हर महीने सिर्फ 20,000 भेज रही है। मनीषा, तुम भी अपने मम्मी पापा को कल हर्षनगर बुलाओ। समीर ने मनीषा से कहा। क्यों? ताकि वे मुझे वापस खींच ले जाएं। उन्हें तो हमारा रिश्ता कभी पसंद ही नहीं था। तू बेवकूफ है क्या? उनके मना करने की वजह ये थी कि तुम शहर में रहती हो और मेरा परिवार गांव में खेती करता है। मेरे परिवार की हैसियत तुम्हारे जितनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी बहन ने ढेर सारा पैसा कमा लिया है, तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे मम्मी पापा हमारे रिश्ते को मान लेंगे और हमें चोरी छुपे डेट नहीं करना पड़ेगा। मनीषा ने सोचा और समीर की बात से सहमत हो गई। उसने अपने मम्मी पापा को फोन किया। उसकी मम्मी ने दोनों को खूब डांटा, लेकिन उन्होंने अगले दिन हर्षनगर आने का वादा किया। समीर मनीषा को गले लगाकर बेड पर लेट गया और बोला, मनीषा, अब हम कभी वापस नहीं जाएंगे। हम हर्षनगर में रहेंगे।
मैं अपनी बहन से एक शानदार कार और घर मांगूंगा, फिर हम हर दिन ड्राइव करेंगे और मजे करेंगे। लेकिन क्या तुम्हारी बहन तुम्हें ये सब देगी? मनीषा को यकीन नहीं था। अगर मैं मांगूं तो शायद न दे, लेकिन अगर मम्मी पापा मांगेंगे तो जरूर देगी। इसलिए मैंने उन्हें बुलाया। चिंता मत कर, मेरे मम्मी पापा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। उनके लिए मैं इकलौता बेटा हूं, तो वे मुझे सबसे अच्छी चीजें देते हैं। उनके हिसाब से मेरी बहन का वजूद सिर्फ मेरी सेवा करने के लिए है। ठीक है, मुझे भी वैसी कार चाहिए जैसी तुम्हारी बहन की है। वो बहुत सुंदर है। ऐसी कार का सपना होता है। ठीक है, फिर हम तुम्हारे लिए भी एक ले लेंगे। हम दोनों के पास एक एक होगी। दोनों एक शानदार जिंदगी के सपने देखते हुए सो गए। चंद्र नगर क्लब। आज रात की चैरिटी ऑक्शन शुरू हो चुकी थी। सब लोग फर्स्ट फ्लोर के हॉल में बैठे थे। होस्ट थी लके वेस्ट प्रोविंस ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की उभरती स्टार इंदिरा राइस। गुड इवनिंग मेहमानों, चंद्र नगर की तीसरी चैरिटी ऑक्शन में आपका स्वागत है। आज का दिन है प्यार, केयर और एकजुटता का। आज हम दुनिया को अपनी देने की भावना और यूनिवर्सल लव दिखाएंगे। होस्ट के ओपनिंग स्पीच के बाद बड़े डिस्प्ले पर एक वीडियो शुरू हुआ। वीडियो में कुछ दूर दराज के पहाड़ी इलाके दिखाए गए, जहां बच्चों को स्कूल जाने में बहुत मुश्किल होती थी। कुछ को तो 2-3 घंटे पहाड़ी रास्तों पर चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता था। इस वजह से बच्चे हर दिन 5-6 घंटे स्कूल आने जाने में बिता देते थे। वहां के स्कूलों की हालत भी बहुत खराब थी। डेस्क और बेंच बच्चों के घरों से दान में आए थे और वे पुराने और टूटे फूटे थे। कई बच्चों के मम्मी पापा कमाने के लिए दूर शहरों में चले गए थे, जिससे बच्चे अपने बूढ़े दादा दादी के साथ रहते थे। ये बच्चे कम उम्र में ही जिम्मेदार बन गए थे। कुछ तो कपड़े धोने, खाना बनाने जैसे कामों में माहिर थे। इन बच्चों में पढ़ने की जबरदस्त चाहत थी, क्योंकि वे अपने पहाड़ों से बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। वीडियो यहीं खत्म हुआ। इंदिरा ने अपनी स्पीच जारी रखी। आज रात जो कुछ भी ऑक्शन होगा, वो उन बच्चों के लिए डोनेट किया जाएगा। इन पैसों से उनके लिए नया स्कूल बनेगा, जिसमें नई डेस्क, नई कुर्सियां, नए स्कूल बैग्स और नए कपड़े होंगे। अब चलिए शुरू करते हैं पहली चीज के साथ। पहली चीज है एम्प्रेस एल्सा का एक नया गाना। ऑक्शन शुरू। कोई स्टार्टिंग प्राइस नहीं, आप कोई भी कीमत बोल सकते हैं। 1 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। नाइस। गेस्ट नंबर 17 ने 5 लाख बोले। कोई और? आयान ने अपने हाथ में कार्ड देखा। नंबर 7। उसने कार्ड उठाया और कहा 50 लाख। 50 लाख की बोली सुनकर कई लोग आयान की ओर मुड़े। वे उत्सुक थे कि ये कौन सा बड़ा शख्स है जिसने इतनी बड़ी रकम बोली। 50 लाख। गेस्ट नंबर 7 ने 50 लाख बोले। कोई और? पहली बार, दूसरी बार, सोल्ड। एम्प्रेस एल्सा के नए गाने के लिए तालियां। एल्सा स्टेज पर आए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका गाना 50 लाख में बिकेगा। हालांकि उसे इसका एक पैसा भी नहीं मिलना था, क्योंकि सब डोनेशन में जाना था। फिर भी वो बहुत खुश थी, क्योंकि ज्यादा डोनेशन से वीडियो के ज्यादा बच्चे फायदा उठा सकते थे। एम्प्रेस एल्सा ने गाना गाया। दूसरी चीज थी एक बड़े मास्टर की बनाई पेंटिंग। आखिर में वह पेंटिंग 8 लाख में बिकी, हालांकि उसकी असल कीमत उसका 8वां हिस्सा थी। लेकिन ये चैरिटी ऑक्शन था, तो ऐसी ऊंची कीमतें समझ में आती थीं। जैसे जैसे चीजें ऑक्शन होती गईं, आयान ने उस रात फिर से अपना कार्ड नहीं उठाया। लेकिन जब मैरी का नंबर आया, तो उसने फिर बोली लगाई। मैरी एक डांस ऑक्शन कर रही थी। एल्सा के गाने की तरह मैरी का डांस भी आयान ने 50 लाख में खरीदा। आयान ऐसा ही था, जो लोग उस पर मेहरबानी करते थे, वह उसका 10 गुना लौटाता था। इन दोनों ने आज रात उसकी कजिन लिली की मदद की थी, तो उनके परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा कीमत देना ठीक था। जल्द ही ऑक्शन खत्म होने वाला था। आखिरी चीज ऑक्शन होने के बाद बैंक्वेट भी खत्म होने वाला था। तभी आयान ने अपना कार्ड उठाया और बोला, मिस राइस, मैं एक गाना डोनेट करना चाहता हूँ। इंदिरा क्लोजिंग स्पीच पढ़ने वाली थी, तभी आयान ने गाना डोनेट करने की बात कही। आयान ने आज रात ऑक्शन में 100 मिलियन खर्च किए थे, तो उसे मना करना ठीक नहीं था।
इंदिरा ने आयान को स्टेज पर आने दिया। मिस्टर रायजादा एक गाना डोनेट करना चाहते हैं। कोई इसे खरीदना चाहेगा? इंदिरा ने पूछा। ओह, अगर ठीक हो तो मैं इसे खुद खरीदना चाहूंगा। आयान ने पूछा, आप अपना गाना खुद खरीदना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। चूंकि मिस्टर रायजादा अपना गाना खुद खरीदना चाहते हैं तो चलिए मिस्टर रायजादा का गाना सुनते हैं। मिस्टर रायजादा, आप कितने की बोली लगा रहे हैं? 100 मिलियन। का कितने? इंदिरा हकलाने लगी। मैं अपने गाने के लिए 100 मिलियन की बोली लगा रहा हूं। इंदिरा के होश उड़ गए और नीचे बैठे सैकड़ों मेहमान भी हैरान रह गए। दीपक और अनिल को छोड़कर हर कोई आयान की बोली से दंग था। अपना गाना 100 मिलियन में खरीदना? क्या ये सिर्फ 100 मिलियन का डोनेशन नहीं दे रहा? चंद्रनगर में पहले कभी इस आयान का नाम नहीं सुना। ये न सिर्फ मिस्टर कपूर और मिस्टर श्रीवास्तव का करीबी दोस्त है, बल्कि इसने अभी 100 मिलियन डोनेट किए। इस आदमी की दौलत की कोई सीमा नहीं है। आयान पियानो की ओर बढ़ा और बैठ गया। आज रात मैं जो गाना गाने जा रहा हूं, उसका नाम है स्नेल। इसके जरिए मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दिखाए गए बच्चे दुनिया में अपनी जगह बना सकें। इतना कहकर आयान ने गाना शुरू किया। पियानो से एक धीमी मेलोडी गूंजने लगी। क्या मुझे अपना भारी कवच उतार देना चाहिए और नीले आसमान की तलाश करनी चाहिए? हल्की हवा बहती है, मैं आसमान में नाचता हूँ, पहले जो दर्द हुआ अब वो कुछ भी नहीं लगता। एक एक कदम मैं ऊपर चढ़ता हूँ और चुपके से सूरज की चमक देखने का इंतजार करता हूँ। इतना छोटा आसमान इतना बड़ा सपना छुपाए है। एक छोटी सी ख्वाहिश भारी कवच में छुपी है। एक एक कदम मैं ऊपर चढ़ता हूँ और सबसे ऊंचे पॉइंट पर मैं एक पत्ते पर उड़ता हूँ। इतना छोटा आसमान पिछले पसीने और आंसुओं को समेटे है। मेरे लिए एक जगह जरूर होगी। गाना खत्म हुआ। नीचे से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। वीडियो के बच्चे ठीक वैसे ही थे जैसे आयान के गाने में स्नेल। वे बाहर की दुनिया देखना चाहते थे और दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहते थे। मिस्टर रायजादा, क्या ये गाना आपने बनाया? नीचे ऑडियंस से किसी ने पूछा। हाँ, मैंने, आयान ने जवाब दिया। आप तो कमाल के टैलेंटेड हैं मिस्टर रायजादा। इतने हैंडसम भी, एक लड़की ने चिल्लाया। मैरी स्टेज पर आयान को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। ये वही शख्स था जिसे वह पसंद करती थी। एल्सा भी आयान को हैरानी से देख रही थी। वह बाकी मर्दों से अलग था। अगले दिन आयान ने लिली को पीयू यूनिवर्सिटी वापस छोड़ा और उसके बैंक कार्ड में 100 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। उसने कहा कि वह जैसा चाहे खर्च करे और अगर और चाहिए तो उसे बता दे। उसने लिली को यह भी कहा कि सही वक्त पर मम्मी पापा को थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दे। फिर वह अपनी बुगाटी वेरॉन में हर्षनगर की ओर रवाना हो गया। चंद्रनगर से हर्षनगर करीब 1000 किलोमीटर दूर था, तो आयान ने ड्राइव करने का फैसला किया। कार थी हाई क्वालिटी, बल्कि सबसे टॉप की, इसलिए इसका महंगा होना लाजमी था। आयान की शानदार ड्राइविंग स्किल्स के साथ बुगाटी वेरॉन फास्ट लेन में तेजी से दौड़ रही थी। आखिरकार आयान की कार हर्षनगर की सड़कों पर पहुंची। उसने पिछले 2 दिनों की घटनाओं पर गहराई से सोचा। अनिल ने ही उसकी कजिन लिली के दार्जिलिंग के टीवी वाले हादसे को सुलझाया था और चैरिटी बैंक्वेट में जब उसे तंग किया गया तब भी अनिल ने उसका साथ दिया। उसके पास भले ही असीमित दौलत थी, लेकिन लगता था कि उसके पास सिर्फ पैसा ही था। वह हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता था। और ये भी मुमकिन था कि दीपक और अनिल, जब उन्हें पता चलेगा कि उसके पीछे कोई ताकतवर परिवार नहीं है, तो वे उसकी दौलत पर नजर गड़ाएंगे। इसलिए उसे अब अपनी ताकत बढ़ानी थी और अपनी पावर बिल्ड करनी थी। उसकी असीमित दौलत की वजह से पावर बिल्ड करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसकी एकमात्र समस्या थी वफादार लोगों को ढूंढना। इसमें वक्त लगता था, लेकिन उसे ये पावर जल्दी चाहिए थी। अगला कदम था अपनी ताकत को बढ़ाना। उसने सिस्टम पैनल देखा। उसके पास अभी भी सिर्फ 200 लेविश पॉइंट्स थे, यानी कल के 100 मिलियन के डोनेशन और आज लिली को दिए 100 मिलियन ने उसे कोई लेविश पॉइंट नहीं दिलाया। अगर लोगों को पैसे देने से लेविश पॉइंट्स नहीं मिलते तो क्या इसका मतलब था कि सिर्फ चीजें खरीदने से ही लेविश पॉइंट्स मिलेंगे?
लेकिन उसने सुपर रिच सिस्टम में 11 बिलियन डोनेट किए थे और उससे उसे हाई टियर मेंबरशिप मिली थी। यानी डोनेशन से भी लेविश पॉइंट्स मिल सकते हैं, बशर्ते उसे खर्च की गई राशि के बराबर कुछ मिले। उसके बॉडी और माइंड स्टैट्स 50 पॉइंट्स पर थे, जो सिस्टम के डिस्क्रिप्शन के मुताबिक काफी मजबूत थे। उसके बॉडी स्टैट्स 18 से बढ़कर 50 हो गए थे, तो आयान का मानना था कि उसकी मौजूदा फिजिक उन लोगों जैसी होगी जो नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, हालांकि उसने अभी इसका टेस्ट नहीं किया था। उसने सोचा कि अगर वह अपने बॉडी स्टैट्स को 100, 200, 500 या फिर 1000 पॉइंट्स तक बढ़ा दे तो क्या होगा। क्या वह सुपरहीरो बन जाएगा? ये उसे धीरे धीरे पता करना था। माइंड स्टैट्स बढ़ाने से उसकी सेंसेस तेज होती थीं और दिमाग साफ होता था, तो उसे इसे भी बढ़ाना होगा। अगला था उसका स्किल कॉलम। इसमें अभी 5 स्किल्स थीं। उसके पास ड्राइविंग, सॉन्ग कंपोजिशन, लिरिक्स राइटिंग, परफॉर्मिंग और पियानो स्किल्स में 10-10 पॉइंट्स थे। डिस्क्रिप्शन के मुताबिक ये सभी एक्सपर्ट लेवल थे। अगर मैं अपने कॉलम में जितनी चाहूं उतनी स्किल्स जोड़ सकता हूं, तो क्या मैं 18 ड्रैगन टैमिंग पंचेस भी सीख सकता हूं? ट्राई करने में क्या हर्ज है? इतना सोचकर आयान ने एक सर्विस एरिया में अपनी कार रोकी और 18 ड्रैगन टैमिंग पंचेस सीखने की कोशिश की। अगर मैं इससे सच में सीख गया तो मस्त होगा। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर बन जाऊंगा। स्किल कॉलम में 18 ड्रैगन टैमिंग पंचेस जोड़ो। टेस्टिंग पैनल डिस्प्ले। पिछली बार जब मैंने पॉइंट्स जोड़े थे तब तो ऐसा नहीं हुआ था। तभी आयान के दिमाग में एक आवाज गूंजी। सिस्टम ने होस्ट की मौजूदा दुनिया में 18 ड्रैगन टैमिंग पंचेस स्किल डिटेक्ट नहीं की। पॉइंट जोड़ना फेल, 10 लेविश पॉइंट्स काटे जाएंगे। अरे, मुझे पता था ये काम नहीं करेगा। आखिर ये सिर्फ एक नॉवेल है। आयान के पास हकीकत मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह अपनी जर्नी जारी करने ही वाला था कि उसे अपनी कार में एक झटका महसूस हुआ। आयान हैरान रह गया। क्या बात है, किसी ने मेरी कार के पीछे टक्कर मार दी। वह फटाफट बाहर निकला। जैसा उसने सोचा, एक BMW उसकी बुगाटी वेरॉन के पीछे से चिपकी हुई थी। आयान ने आसपास देखा। उसने कार सच में सर्विस एरिया में रोकी थी, तो ये दूसरी पार्टी की गलती थी। उसकी किस्मत ही खराब थी। पहले 10 लेविश पॉइंट्स गंवाए और अब किसी ने उसकी नई बुगाटी वेरॉन के पीछे टक्कर मार दी। उसने और ध्यान से देखा और मन ही मन राहत की सांस ली जब उसे पता चला कि नुकसान ज्यादा नहीं था। अरे, तुम बीच रास्ते में कार कैसे रोक सकते हो? एक 30 की उम्र की औरत कार से उतरी और आयान पर चिल्लाए। मिस, मैंने अपनी कार सर्विस एरिया में रोकी थी। आपने मेरी कार से टक्कर मारी, ये आपकी गलती है। आयान ने औरत से कहा। मेरी गलती? तुमने बीच रास्ते में कार रोकी। ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें लगता है कि तुम स्पोर्ट्स कार चला रहे हो तो तुम मुझसे बेहतर हो। कौन जानता है, शायद ये कार तुम्हारी है भी नहीं, किराए पर ली होगी। देखो, तुम्हारी कार ने मेरी BMW का क्या हाल किया। मैं तुम्हें बिना कंपनसेशन दिए जाने नहीं दूंगी। आयान ने पहले सोचा था कि ये छोटा सा स्क्रैच है और रिपेयर का खर्चा उसके लिए कोई मसला नहीं, लेकिन उसे ऐसी घमंडी औरत से पाला पड़ने की उम्मीद नहीं थी। ठीक है, मैं इस तरह के इंसान से बहस में एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। मैं पुलिस को कॉल करता हूं। औरत की तेज आवाज ने आसपास के कई लोगों का ध्यान खींच लिया। ये लेबर डे का पब्लिक हॉलिडे था, तो सड़कों पर ढेर सारी गाड़ियां थीं। जब लोगों ने देखा कि एक कार ने बुगाटी वेरॉन के पीछे टक्कर मारी, तो कई लोग सर्विस एरिया में आकर तमाशा देखने लगे। क्या बात है, ये तो बुगाटी वेरॉन है। इस कार की कीमत कम से कम 30 मिलियन है। इसे दोबारा पेंट करने में भी लाखों रुपये लगेंगे। इतनी महंगी? चूंकि ये रियर एंड कोलिजन है, BMW को पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर वे अपनी BMW बेच भी दें तो शायद रिपेयर का खर्चा न निकाल पाएं। हाय, ऐसी महंगी कार का रिपेयर मैं तो नहीं दे सकता। मैं भविष्य में ऐसी कारों से दूर ही रहूंगा। अरे अरे अरे, तुम लोग क्या बोल रहे हो? तुम सबके पास करने को कोई और काम नहीं है।
आयान ने औरत को सुना तो समझ गया कि ये औरत सिर्फ बहस करने के लिए बहस कर रही थी। जल्द ही ट्रैफिक पुलिस वहां पहुंची। सीन और सर्विस एरिया के कैमरों को देखने के बाद उन्होंने फैसला किया कि बीएमडब्ल्यू को कोलिजन की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। अब बीएमडब्ल्यू ड्राइवर चुप हो गई। मिस, चूंकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि आप पूरी तरह जिम्मेदार हैं, तो मुझे आपको बताना होगा कि मेरी कार एक लिमिटेड एडिशन बुगाटी वेरॉन है। पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ 8 यूनिट्स हैं। इसकी ऑफिशियल कीमत 60 मिलियन है, हालांकि मार्केट प्राइस अब करीब 80 मिलियन है। पीछे एक छोटा सा स्क्रैच है, तो मेरा अनुमान है कि रिपेयर में कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे। आप इसका कंपनसेशन कैसे करेगी? आयान की बात सुनकर तमाशा देख रही भीड़ ने ठंडी सांस ली। 80 मिलियन और एक छोटे से स्क्रैच का रिपेयर कम से कम 10 लाख। इसने भीड़ की दुनिया को नया रंग दे दिया। वे रईसों की दुनिया को समझ नहीं पाए। क्या कम से कम 10 लाख? ये नामुमकिन है। ये तो स्कैम है। स्कैम? अपने फोन पर सर्च करो और देखो कि ये स्कैम है या नहीं। औरत ने फोन पर सर्च किया और कीमत देखकर तुरंत घबरा गई। मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। मैं सिर्फ अपनी जान दे सकती हूं, मार डालो मुझे। ये औरत अब बेशर्मी पर उतर आई। आयान ने पहले कभी इतना बेशर्म इंसान नहीं देखा था। मिस, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे डिस्ट्रेंट वॉट के लिए अप्लाई करना होगा। तब आपका घर और कार ऑक्शन में बिकेंगे और आपको 10 दिन से आधा महीना डिटेन किया जाएगा। कोई विचार? तुम? औरत इतनी हैरान थी कि बोल नहीं पाए और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। लेकिन आसपास की भीड़ खुश थी। मिस्टर, मिस्टर, प्लीज मेरी मम्मी को मत ले जाओ। प्लीज, मैं अपनी मम्मी की तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं बड़ी होकर ढेर सारा पैसा कमाऊंगी और आपको वापस कर दूंगी, प्लीज। आयान ने देखा तो एक 5 साल की छोटी सी लड़की उसकी पैंट के पास चिपक गई थी। उसे पता ही नहीं चला। हाय छोटी, ये तुम्हारी मम्मी है। आयान ने औरत की ओर इशारा किया। वो तुम्हारे साथ अच्छी हैं। हाँ, वो तुम्हें मारती हैं। जब मैं नॉटी होती हूँ तो मम्मी मारती है, लेकिन जब मैं अच्छी लड़की होती हूँ तो मम्मी नहीं मारती। तुम्हारी मम्मी मेरे बहुत सारे पैसे की देनदार हैं। डर नहीं लगता? नहीं, अगर मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगी और काम शुरू करने पर पैसे बचाऊंगी तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी, मिस्टर। तुम्हारे पास अभी पैसे हैं? हाँ। लड़की ने अपनी जेब से 10 रुपये का नोट निकाला और आयान को दिया। मेरे पास अभी बस इतना ही है। आयान ने 10 रुपये लिए और खड़ा हुआ, फिर अपनी कार की ओर बढ़ा। चलते चलते उसने कहा, आजकल लोगों को क्या हो गया है? शायद तुम्हें अपनी बेटी से कुछ सीखना चाहिए। हाँ। उसने कार का दरवाजा खोला, इग्निशन स्टार्ट किया और एक्सीलरेटर दबाकर तेजी से निकल गया। होली शिट, क्या उसे रिपेयर के पैसे नहीं चाहिए? वो तो कम से कम 10 लाख थे। रईस लोग क्या सोचते हैं कौन जानता है। चलो, हमें भी एक बेटी पैदा करनी चाहिए, फिर हमें लग्जरी कारों से टक्कर मारने के बाद भी कंपनसेशन नहीं देना पड़ेगा। हर्षनगर। प्रिया ने वक्त के बाद अपनी पोर्श 911 को यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस की ओर मोड़ा। वह यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस के गेट में घुसने ही वाली थी कि उसे अचानक रोक लिया गया। प्रिया ने गौर से देखा तो सामने उसके मम्मी पापा, उसका भाई समीर और 3 अनजान लोग खड़े थे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिया फटाफट कार से उतरी। मम्मी पापा, समीर, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अगर हम न आते तो कैसे पता चलता कि तू शहर में शानदार कार चला रही है और आलीशान घर में रह रही है, जबकि हम घर पर हारतोड़ मेहनत कर रहे हैं। प्रिया की मम्मी लीना ने कहा। मम्मी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ये कार मेरे बॉस की है। प्रिया ने समझाया। तेरे बॉस की? तेरा बॉस तुझे हर दिन अपनी कार चलाने देता है। तुझे ही क्यों, किसी और को क्यों नहीं? मम्मी, क्या हम कहीं और बात कर सकते हैं? तुम लोग कहाँ ठहरे हो? मैं तुम्हारे लिए 2 होटल रूम्स बुक कर दूंगी। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं यहीं अंदर रहूंगी। मुझे झूठ मत बोल, तेरे भाई ने पिछले कुछ दिनों से तुझे फॉलो किया है, उसे पता है कि तू यहीं रह रही है।
लीना ने यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस की ओर इशारा करते हुए कहा, मम्मी, ये मेरे बॉस का घर है। मैं तुम लोगों को अंदर नहीं ले जा सकती। बकवास। कौन सा बॉस? तेरा बॉयफ्रेंड है ना? तभी तू उसकी कार चला रही है और उसके घर में रह रही है। तुझे बॉयफ्रेंड मिल गया तो अपने मम्मी पापा को भूल गई। मैं अब फैमिली रूल्स के हिसाब से तुझे सबक सिखाऊंगा। प्रिया के पापा भुवन ने लकड़ी की छड़ी उठाते हुए कहा। प्रिया को उम्मीद नहीं थी कि उसके पापा अचानक उसे मारेंगे। छड़ी उसकी बाह पर लगी और दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बहुत आहत थी। उसने अपनी फैमिली के लिए कम से कम खर्च करके जिंदगी गुजारी थी और समीर की यूनिवर्सिटी की फीस भी दी थी। वह हर महीने 20,000 रुपये घर भेजती थी, जो उसकी सालों की कमाई का लगभग सारा हिस्सा था। फिर भी अब उसे इतनी बुरी डांट सुननी पड़ रही थी। लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, आखिर ये उसकी फैमिली थी। उसके पास कोई चारा नहीं था, सिवाय इसके कि वह इन 6 लोगों को यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस में ले जाए। प्रिया ने सोचा कि पब्लिक हॉलिडे की वजह से आयान अपने होम टाउन में होगा, हर्षनगर में नहीं। 6 मेहमान घर में घुसे तो हैरान रह गए। टीवी पर भी उन्होंने इतना शानदार घर नहीं देखा था। मनीषा का पूरा परिवार बोलती बंद हो गया। उन्हें लगता था कि उनकी लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, इसलिए वे वर्मा फैमिली को, जो गांव में रहती थी, कम आंकते थे। लेकिन अब उन्हें अपनी संकीर्ण सोच का एहसास हुआ। मनीषा के मम्मी पापा अब समीर को तिरस्कार की बजाय खुशी से देख रहे थे। अगर उसकी बहन इतने शानदार घर में रह सकती है तो समीर भी ज्यादा पीछे नहीं होगा। ये जगह तो कमाल है प्रिया। डेकोरेशन, व्यू, ये जगह टीवी पर दिखने वाली जगहों से भी ज्यादा शानदार है, समीर ने फ्लोर टू सीलिंग विंडोज के पास जाकर कहा। वह सोचने लगा कि अगर वह हर दिन यहाँ रहे तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। इतना बड़ा घर था तो उसे और मनीषा को रखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेहमान जल्दी ही अपने ख्यालों से बाहर आए। पहले उन्हें इस घर में अजीब सा लग रहा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये उनकी बेटी का घर है तो वे तुरंत रिलैक्स हो गए। तभी प्रिया ने पूछा, तो मम्मी पापा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भुवन ने मनीषा और उसके मम्मी पापा की ओर इशारा किया और कहा, ये मनीषा है, तेरे भाई की गर्लफ्रेंड, और ये हैं मनीषा के मम्मी पापा। हम तुम्हारे भाई की शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो बस 5 मिलियन दे दे ताकि उसके लिए एक घर और कार खरीद सकें। प्रिया को ये सुनकर हंसी आ गई, इतना बेतुका था ये सब। उसके पापा सारी जिंदगी किसान रहे थे तो उनके लिए 5 मिलियन की मांग करना असंभव था। शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि 5 मिलियन से क्या क्या खरीदा जा सकता है। यानी ये आइडिया समीर का ही था। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, प्रिया ने कहा। तो तू कितना देना चाहती है? भुवन ने पूछा। उन्हें भी समीर की 5 मिलियन की मांग ज्यादा लगी थी। मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। क्या फिर से मार खाना चाहती है? भुवन चिल्लाए। तुम मुझे मार डालो लेकिन मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। तू हराम की लड़की। तू मुझे गुस्सा दिलाकर हार्ट अटैक देना चाहती है ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुझे पैसे देने ही होंगे चाहे तुझे अच्छा लगे या नहीं। भुवन ने प्रिया को डांटते हुए कहा। प्रिया की आंखों में गुस्से और अपमान के आंसू छलक आए। उसने चिल्लाकर जवाब दिया, तुम हमेशा उसे ही सपोर्ट करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का है। तुम उसे सब कुछ सबसे अच्छा देते हो, जबकि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस खुद कमानी पड़ी। तुमने मेरे लिए क्या किया? वो यूनिवर्सिटी जाना चाहता था लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे। ठीक है, मैंने उसके लिए कर्ज लिया और अपनी कमाई से धीरे धीरे उसे चुकाया। मैंने अपने ऊपर जितना कम खर्च किया उतना बचाया। तुम्हें पता है मैं कैसी जिंदगी जी रही थी? मैं तो वर्कप्लेस पर भूख की वजह से बेहोश हो गई थी। बाद में मेरी जॉब बेहतर हुई और मैंने अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा अपने लिए रखा। बाकी सब मैंने तुम्हें भेज दिया। अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? और तू बदमाश, तूने यूनिवर्सिटी में क्या सीखा? तूने कभी एक औंस भी शुक्रिया नहीं कहा और अब मुझसे 5 मिलियन मांग रहा है। तू मुझे क्या समझता है एटीएम? मैं अभी साफ कर देती हूँ, अब से मैं तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं दूंगी।
प्रिया ने ये सब बहुत लंबे समय तक अपने अंदर दबाकर रखा था। चाहे वह कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, घर पर उसे कभी इंसान की वैल्यू नहीं मिली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह लड़की थी। हर एग्जाम में फर्स्ट आने पर भी उसके मम्मी पापा ने कभी उसकी तारीफ या मान्यता नहीं दी। लेकिन समीर चाहे कितनी भी परेशानी खड़ी कर दे, उसे हमेशा अपने मम्मी पापा का प्यार और केयर मिला। बस उसे प्रिया की शिकायत करनी होती थी और प्रिया को तुरंत मार पड़ती थी। जब वह यूनिवर्सिटी में पहुंची तो उसे लगभग ड्रॉप आउट करना पड़ा, क्योंकि उसके मम्मी पापा उसकी फीस देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा था कि लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी शादी हो जाएगी तो वह काम शुरू करके फैमिली की मदद करे। अगर उसके टीचर की स्पॉन्सरशिप और उसकी पार्ट टाइम जॉब न होती तो शायद वह ग्रेजुएट भी न कर पाती। अब उसके मम्मी पापा उससे अपने भाई की शादी के लिए 5 मिलियन मांगने आए थे। वह 5 मिलियन कहाँ से लाएगी? उसे प्रमोशन तो मिला था, लेकिन आयान ने कभी सैलरी बढ़ाने की बात नहीं की थी। प्रिया का अचानक गुस्सा फट पड़ना हर किसी को चुप कर गया, खासकर लीना और भुवन को, क्योंकि उनकी हमेशा आज्ञाकारी बेटी ने अचानक उनके खिलाफ बोल दिया था। वे एक पल के लिए बोल नहीं पाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तू हमें पैसे नहीं देगी हम यहां से नहीं जाएंगे, लीना ने बेशर्मी से कहा। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें सच बता देती हूँ, मेरे बॉस को मुझ पर दया आई, इसलिए उसने मुझे यहाँ रहने दिया। तुम्हें पता है इस घर की कीमत कितनी है? प्रिया ने उनके अनुमान का इंतजार नहीं किया और जवाब दे दिया, 400 मिलियन। 400 मिलियन! हाय राम! उन्हें नहीं पता था कि 400 मिलियन कितना होता है, लेकिन ये उनके टाउन में पूरी सड़क खरीदने के लिए काफी था। उन्हें समीर की बात पर भी यकीन नहीं हुआ था जब उसने कहा था कि प्रिया जिस घर में रहती है उसकी कीमत कम से कम 50 मिलियन है। कोई घर इतना महंगा कैसे हो सकता है? लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि 50 मिलियन तो बहुत कम था। तुम्हें पता है 400 मिलियन कितना होता है? इस घर की कोई भी चीज हमारे घर में पूरा घर खरीद सकती है। अगर तुम लोग नहीं जा रहे तो मैं जा रही हूं। बाद में मुझे ब्लेम मत करना जब सिक्योरिटी गार्ड्स आएंगे और तुम लोगों को चोरी के इल्जाम में पकड़ लेंगे। इतने हाई क्लास एरिया में ब्रेकिंग एंड एंटरिंग करने की सजा करीब 10 साल की जेल हो सकती है। प्रिया ने बोलना खत्म किया और जाने लगी। रुक जा, तू हमारे खिलाफ बगावत करने की हिम्मत कैसे कर रही है, हराम की लड़की? भुवन ने प्रिया को मारने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन लीना ने उसे रोक लिया। पापा, जब से मैं छोटी थी तुमने मुझे कभी हराम की लड़की के अलावा कुछ और नहीं बुलाया। मैं तुम्हारी बेटी हूं, फिर भी मैं तुम्हारे लिए बाहर के भिखारियों से भी कम हूं, प्रिया ने आंसुओं भरी आंखों से कहा। समीर भी हैरान था। उसे लगा था कि अगर वह अपने मम्मी पापा को बुला लेगा तो प्रिया उसे जो चाहे वो दे देगी। हमेशा तो ऐसा ही हुआ था, लेकिन इस बार चीजें प्लान के मुताबिक नहीं गईं। प्रिया, हम चुप। मुझे पता है तू क्या प्लान कर रहा है। तूने मम्मी पापा को इसलिए बुलाया ताकि मैं उनके प्रेशर में आ जाऊं ना? तू इस साल कितना बड़ा हो गया है, हाँ, अपनी शादी के लिए खुद पैसे नहीं कमा सकता। प्रिया ने उनकी बात अनसुनी की और दरवाजे की ओर बढ़ी। बाकी लोग तुरंत उसके पीछे चल पड़े। वे शहर के नहीं थे और अगर उन्हें 10 साल की जेल हुई तो उनकी मदद के लिए कोई नहीं होगा। जैसे ही प्रिया दरवाजे पर पहुंची, मुख्य दरवाजा बाहर से खुला। हर्षनगर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। अगर रास्ते में रुकावट न आई होती तो आयान कहीं पहले पहुंच गया होता। थका कर चूर वह यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस पहुंचा और अपने घर का दरवाजा खोला। लेकिन उसने देखा कि प्रिया, जिसकी आंखें लाल थीं, बाहर जाने वाली थी। मिस प्रिया, क्या हुआ? इतनी रात को कहाँ जा रही हो? फिर उसकी नज़र प्रिया के पीछे खड़े लोगों पर पड़ी। ये लोग कौन हैं? प्रिया का सीना टाइट हो गया जब उसने आयान को देखा। क्या वो हॉलिडे के लिए अपने होम टाउन नहीं गया था? इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया? और अभी के अभी। सॉरी मिस्टर रायजादा, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। वे मुझसे मिलने घर से आए थे तो मैंने सोचा उन्हें यहाँ बिठा दूं। मैं उन्हें अभी बाहर ले जा रही हूँ, प्रिया ने नर्वस होकर जवाब दिया।
उसे डर था कि आयान गुस्सा हो जाएगा। कोई भी नाराज होगा अगर उसे पता चले कि उसकी 400 मिलियन की प्रॉपर्टी में उसकी गैरमौजूदगी में रैंडम लोग घुस आए। इतनी रात को कहाँ जा रही हो? यहाँ ढेर सारे रूम्स हैं, रात के लिए रुक क्यों नहीं जाते? आयान ने पूछा। प्रिया ने मसले को जरूरत से ज्यादा सीरियस ले लिया था। घर तो रहने के लिए ही होते हैं। इस घर में कई रूम्स थे और ये 6 मेहमानों को आसानी से रख सकता था। आयान को इन्हें रखने में कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं नहीं, ठीक है मिस्टर रायजादा, मैंने उनके लिए होटल रूम्स पहले से बुक कर लिए हैं, तो मैं। भुवन ने प्रिया की बात काट दी। तू इस हराम की लड़की का बॉयफ्रेंड है ना? तुम लोग पहले से साथ रह रहे हो तो जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते? हम भले ही छोटा मोटा परिवार हो, लेकिन फिर भी कुछ रीति रिवाज तो करने पड़ेंगे। हम ज्यादा नहीं मांग रहे, बस 10 मिलियन रुपये और हर्ष नगर में तुम्हारे भाई के लिए एक घर और कार। ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, और अगर तुम इतना महंगा घर अफोर्ड कर सकते हो तो ये मांगे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ना? आयान हैरान रह गया। हराम की लड़की, क्या ये प्रिया की बात कर रहा है? कौन सा पिता अपनी बेटी को ऐसा बुलाता है? और ये मुझे प्रिया का बॉयफ्रेंड समझ रहा है। लेकिन चूंकि हम एक ही घर में रहते हैं तो शायद लोगों का ऐसा सोचना लाजमी है। अरे, इस गलतफहमी को तो साफ करना नामुमकिन है। लेकिन 10 मिलियन रुपये और हर्ष नगर में एक घर और कार, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये अपनी बेटी को बेच रहा हो? आयान ने प्रिया की ओर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। प्रिया का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। वह अपने पापा को डर भरी नजरों से देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, पापा, ये बकवास बंद करो। ये बकवास कैसे है? तुम लोग पहले से साथ रह रहे हो, इसमें क्या साफ नहीं है? अगर वो तुझे अपनी बीवी नहीं बनाएगा तो तुझसे शादी कौन करेगा? हम घर पर इज्जत से कैसे रहेंगे? भुवन ने जवाब दिया। ओह सर, मैं सिर्फ मिस प्रिया का बॉस हूँ, उसका बॉयफ्रेंड नहीं। आयान को बोलना पड़ा। बॉस? कौन सा बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ रहता है? तू बस जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता ना? भुवन ने पूछा। आयान बोलती बंद। न सिर्फ गलतफहमी साफ नहीं हुई, बल्कि वह खुद टारगेट बन गया। ये समझकर कि भुवन उसकी कोई भी सफाई सुनने वाला नहीं, आयान चुप रहा। पापा, प्लीज अब बस चुप करो। क्या तुम मेरा सब कुछ बर्बाद करना चाहते हो? प्रिया ने आंसुओं भरी आंखों से भुवन पर चिल्लाया। प्रिया, पापा तेरी मदद कर रहा है, समीर ने बीच में टोका। वह अब बहुत खुश था। अब जब उसके पापा ने उसकी बहन और जीजा से हर्ष नगर में घर और कार मांग लिया था तो शायद उसे वो चीजें मिल जाएंगी। और वो 10 मिलियन रुपये भी एक दिन उसके होंगे। जब उसके पास घर, कार और सेविंग्स होंगी तो उसे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह बस शहर में ड्राइव करके व्यूज एंजॉय कर सकता था। मनीषा और उसके मम्मी पापा भी एक्साइटेड थे। अगर भुवन की मांगें पूरी हो गईं तो वे खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी समीर से कर देंगे। अगर उनका दामाद 10 मिलियन रुपये हर्ष नगर में घर और कार वाला होगा तो वे घर लौटकर गर्व से सीना चौड़ा करेंगे। प्रिया ने अपने मम्मी पापा और भाई के चेहरों को देखा। उनमें जरा भी गिल्ट नहीं था कि वे उसे दर्द और परेशानी दे रहे थे। वे सिर्फ पैसे के लिए यहाँ आए थे। अगर आयान कंगाल होता तो प्रिया जानती थी कि उसकी फैमिली उसे आयान से ब्रेकअप कराने के लिए सब कुछ करती। इसलिए वे इतनी आसानी से अपनी बेटी को बेचने और आयान से ढेर सारा पैसा लेने को तैयार थे। जब उन्हें पता चला कि वह कितना अमीर है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब था। प्रिया के साथ क्या होता है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस पल में प्रिया को अचानक सब समझ आ गया। जब से वह पैदा हुई थी वह अपनी फैमिली के लिए सिर्फ एक जरिया थी जिससे वे अपनी चाहतें पूरी कर सकें। प्रिया को सिर्फ खुद को कोसना था। उसे लगता था कि फैमिली सबसे जरूरी है, इसलिए वह अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा अपने लिए रखती थी और बाकी सब घर भेज देती थी। इस पल में उसे एहसास हुआ कि वह समुद्र में एक प्लैंकेटन की तरह थी, जिसे कहीं जाना नहीं था और कहीं उसकी कोई जगह नहीं थी। उसका दिल ठंडा पड़ गया। बिना एक शब्द बोले प्रिया मुड़ी और लिफ्ट की ओर चली गई।
वो बस इस जगह को छोड़ना चाहती थी। आयान को लगा कि कुछ गलत हो रहा है, तो वह तेजी से उसके पीछे गया और लिफ्ट के दरवाजे बंद होने से ठीक पहले अंदर घुस गया। उन दोनों के चले जाने के बाद समीर और बाकी लोग कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। आखिर में उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया क्योंकि ये उनका घर नहीं था। प्रिया की धमकी काम कर गई थी क्योंकि वे चोर समझे जाकर जेल नहीं जाना चाहते थे। हर्षनगर का एक पार्क। आयान और प्रिया नदी के किनारे बैठे थे। प्रिया ने आयान को अपनी पिछले 20 साल की जिंदगी के बारे में बताया। आयान चुपचाप सुनता रहा और कुछ बोला नहीं। मिस्टर रायजादा, क्या मैं बेवकूफ नहीं हूं? मैं उन्हें जो चाहते हैं वो दे देती हूं। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं किसी और से कर्ज ले लेती हूं और अपनी कमाई से उसे चुकाने के लिए बचाती हूं। प्रिया ने अपनी बात खत्म करने के बाद पूछा। मिस प्रिया, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बस बहुत इमोशनल हो। जितना ज्यादा तुम देती हो उतना ही वे इसे हल्के में लेते हैं, आयान ने सोचकर कहा। शायद, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि अगले कुछ दशक मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी, क्योंकि पहले 20 साल मैंने उनके लिए जी लिए। मिस प्रिया, कृपया अपने मम्मी पापा को कल होटल में डिनर के लिए इनवाइट करो। इतनी दूर से आए हैं तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से ले लेना। तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, आयान ने कहा। थैंक यू मिस्टर रायजादा। प्रिया रोते हुए आयान की बाहों में झुक गई। उसे लगा था कि आयान उसकी ऐसी फैमिली की वजह से उसे कम आंकेगा, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसे नहीं पता था कि आयान के मम्मी पापा उसके बचपन में ही गुजर गए थे और अंकल ट्रेस के साथ उसकी जिंदगी भी प्रिया से ज्यादा बेहतर नहीं थी। लेकिन आयान को अपनी आंटी डायना और आंटी सैली का प्यार मिला था, जो उसे बहुत चाहती थी। प्रिया के पास कोई नहीं था तो आयान का दिल उसके लिए दुखी था। वह अपनी फैमिली का भला चाहती थी, लेकिन आखिर में उसे पता चला कि वे उसे सिर्फ पैसे कमाने का जरिया समझते थे। मिस प्रिया, जी भरकर रो लो, सब कुछ रोकर निकाल देने से बेहतर महसूस होगा, आयान ने प्रिया की पीठ थपथपाते हुए कहा। प्रिया करीब आधा घंटा आयान की बाहों में रोती रही, फिर उठी। उसे शर्मिंदगी हुई जब उसने देखा कि आयान के कपड़ों का चेस्ट एरिया उसके आंसुओं से गीला हो गया था। मिस्टर रायजादा, सॉरी, मैंने आपके कपड़े गीले कर दिए। कोई बात नहीं मिस प्रिया, चलो वापस चलते हैं। दोनों यमुना इंटरनेशनल रेजिडेंस लौट आए। उन्हें जल्दी ही पता चला कि समीर और बाकी लोग चले गए थे। मिस्टर रायजादा, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ, प्रिया ने बोलकर जाने की कोशिश की, लेकिन आयान ने उसे रोक लिया। मिस प्रिया, तुमने नहीं कहा कि अब से तुम अपने लिए जियोगी। तुम्हें न कहना सीखना होगा। अगर तुम अब उनके पास गई तो वे और ढीठ हो जाएंगे। वैसे भी वे बड़े लोग हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक ठीक है, गुड नाइट मिस्टर रायजादा। प्रिया ने इतना कहकर अपने रूम में चली गई। उसे लगा कि आयान सही कह रहा है। अगर वह अपने लिए जीना चाहती है तो उसे न कहना सीखना होगा। आयान बेड पर लेट गया। उसने अपने सामने सिस्टम पैनल देखा। होस्ट आयान रायजादा, बैलेंस 9 पद 99 नील 99 खरब 68 अरब 65 करोड़ 46,25,465 रुपये। बॉडी 50 काफी मजबूत जोड़। माइंड 50 काफी मजबूत जोड़। स्किल्स ड्राइविंग 10 एक्सपर्ट जोड़। पियानो स्किल्स 10 एक्सपर्ट जोड़। सिंगिंग 10 एक्सपर्ट जोड़। लिरिक्स राइटिंग 10 एक्सपर्ट जोड़। सॉन्ग कंपोजिशन 10 एक्सपर्ट जोड़। लेविश पॉइंट्स 190। उसके पास 190 लेविश पॉइंट्स बचे थे। वह खुद को जल्दी से इंप्रूव करना चाहता था। मन बना लेने के बाद उसने 50 लेविश पॉइंट्स अपनी बॉडी पर खर्च कर दिए। बॉडी कॉलम 50 से बढ़कर 100 हो गया। अचानक आयान को अपने पूरे शरीर में गर्मी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मसल्स में चींटियां रेंग रही हो। उसे दर्द होने लगा। ये फीलिंग पूरे 5 मिनट तक रही, फिर गायब हो गई। आयान को ऐसा लगा जैसे वह पानी से बाहर निकला हो और उसकी स्किन में पानी सोख लिया हो। फिर उसने शांति से 50 लेविश पॉइंट्स अपने माइंड पर खर्च कर दिए।
उसका सिर तुरंत सुन्न हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह नशे में हो। आयान ने आंखें बंद की और चुपचाप बेड पर लेट गया। कुछ मिनट बाद आयान को होश आया। वह आंखें खोलकर उठा। मेरी नज़र तो काफी बेहतर हो गई है। वह पहले थोड़ा नजदीक का देखने में कमजोर था, लेकिन अब वह 3 मीटर ऊंची छत पर बैठे मच्छर को भी देख सकता था। सिर्फ देख ही नहीं, वह ये भी देख सकता था कि मच्छर कौन सा पैर हिला रहा है। कितना कमाल! आयान ने जल्दी से पैनल देखा। उसके बॉडी और माइंड 100 पॉइंट्स पर पहुंच गए थे और लगता था कि ये मैक्सिमम लिमिट थी। यहां तक कि प्लस साइन भी गायब हो गया था। क्या इसका मतलब है कि मैं इन्हें अब और अपग्रेड नहीं कर सकता? नहीं, इतनी जल्दी अपग्रेड बंद। मेरे पास इतना पैसा बचा है। मैं लेविश पॉइंट्स का क्या करूं? स्किल्स अपग्रेड करूं? मैं तो 18 ड्रैगन टैमिंग पंचेस भी नहीं जोड़ पाया। अब क्या करूं? जानते हो क्या, छोड़ो, बाद में देखूंगा। उसे लग रहा था कि सिस्टम इतना सिंपल नहीं है। आयान चिपचिपा महसूस करते हुए उठा। वह पूल की ओर गया। मिस प्रिया अब तक सो चुकी होगी। क्या बात है, मैं तो नंगा होकर पूल में कूद जाऊंगा। कमाल! उसने 2 चक्कर लगाए और खुद को साफ किया। आयान बाहर निकला और अपने शरीर को देखा। कोई बदलाव नहीं था, न ही कोई उभरी हुई मसल्स। लेकिन आयान को अपने शरीर में एक विस्फोटक ताकत महसूस हुई। उसे लग रहा था कि वह एक पंच में गाय को मार सकता है। अगली सुबह ब्लू डायमंड होटल के चेयरमैन ऑफिस में। मिस प्रिया, मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी शुरू करने जा रहा हूं, जिसका नाम होगा ईस्ट लीग इंटरनेशनल। लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, जो मेरी टीम सेटअप करने में मदद करे। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो। आयान ने कहा। मिस्टर रायजादा, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगी। प्रिया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। वह ये करना तो चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वह इतनी काबिल नहीं है और आयान के बड़े प्लान्स को बर्बाद कर देगी। मिस प्रिया, तुम काबिल हो। तुम्हें इस छोटे से होटल से बाहर निकलना चाहिए। तुम्हें दुनिया देखनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी। करो। मैं तुम्हें जो सबसे बड़ा सपोर्ट दे सकता हूं, वो है अनलिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। तुम जिसे भी काबिल समझो, उसे हायर कर लो। अगर कोई उन्हें 1 मिलियन ऑफर कर रहा है, तो हम 5 मिलियन ऑफर करेंगे, या 10 मिलियन भी। हमें पैसे खर्च करने से डर नहीं लगता, बशर्ते वो अच्छे हों। ठीक है। मुझे कब शुरू करना है? जितना जल्दी उतना बेहतर। तो मैं कल से शुरू करूंगी। श्योर। अपने मम्मी पापा को बुलाओ। हम साथ में खाना खाएंगे। कल रात की घटनाओं के बाद आयान को लगा कि प्रिया बदल गई थी। वह पहले ऑप्टिमिस्टिक और चीयरफुल थी। अब वह एक रूथलेस बिजनेस वुमन बन रही थी। सच कहें तो आयान को पुरानी प्रिया ज्यादा पसंद थी, जो कभी कभी उसे अनजाने में थोड़ा टेम्प्ट करती थी। लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। कुछ चीजें अनुभव करने के बाद लोग बदल जाते हैं। दूसरी तरफ भुवन और बाकी लोग एक रेगुलर होटल में ठहरे थे। सुबह सब इकट्ठा हुए और भुवन का फैसला सुनने का इंतजार करने लगे। पापा, हम आज क्या करेंगे? समीर ने पूछा। क्या करेंगे? सीधे उसके होटल जाएंगे और उसे ढूंढेंगे। लेकिन अगर दीदी हमसे मिलना नहीं चाहती? वो हमसे मिलना नहीं चाहती। मैंने उसे जन्म दिया, इतने साल पाला, और अब वो अच्छी जिंदगी जी रही है तो अपने पापा को इग्नोर करेगी। तो मैं उसके वर्कप्लेस पर हंगामा करूंगा ताकि वो अपने कॉलीग्स के सामने सिर न उठा सके। हाँ, ऐसा ही करो। अब जब वो बड़ी हो गई है तो हमसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। लीना ने भी हामी भरी। मनीषा का परिवार कुछ नहीं बोला, लेकिन वे चाहते थे कि समीर को प्रिया की मदद मिले। आखिर ये उनकी बेटी के फ्यूचर से जुड़ा था। ग्रुप ब्लू डायमंड होटल की ओर बढ़ रहा था, जहां प्रिया काम करती थी। तभी प्रिया का फोन आया और उसने उन्हें होटल में डिनर के लिए बुलाया। पापा, लगता है प्रिया मान गई। हमें घर और कार मिलने वाली है, समीर ने खुशी से कहा। मनीषा भी खुश थी। जो समीर का था, वो उसका भी था। उसे भी एक शानदार कार मिलने वाली थी। भुवन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, देखा ना, तेरा जीजा एक रईस बिजनेसमैन है जो सैकड़ों मिलियन के घर में रहता है।
वो इतना बड़ा होटल अकेले नहीं संभाल सकता। तूने नहीं कहा था कि प्रिया कोई मैनेजर है? उससे कह कि तुझे कोई सुपरवाइजरी जॉब दे। हाँ, वो जनरल मैनेजर है। आयान के बाद वही सबसे पावरफुल है। मैं उससे मेरे और मनीषा के लिए जॉब मांगूंगा। अपनी बहन से कह कि तुझे सुपरवाइजरी जॉब दे और मनीषा को पैसे का चार्ज दे। इससे तेरा जीजा ढेर सारे पैसे के साथ अफेयर नहीं कर पाएगा और तुम दोनों अपनी बहन की थोड़ी मदद भी कर सकते हो, लीना ने कहा। इतना कहकर वे खुशी खुशी ब्लू डायमंड होटल की ओर बढ़े। होटल पहुंचने पर वेटर उन्हें प्राइवेट रूम नंबर 1 में ले गया। आयान और प्रिया पहले से वहां बैठे थे और टेबल पर खाना सर्व हो चुका था। टेबल पर ढेर सारी स्वादिष्ट डिशेज देखकर वे थोड़ा ललचाए। ऐसा खाना तो उन्होंने सिर्फ टीवी पर राजाओं को खाते देखा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वे भी ऐसा खाना खा पाएंगे। अंकल, आंटी, आप लोग इतनी दूर से आए हैं। आज मैं आपको ट्रीट कर रहा हूँ। जमकर खाए। अगर खाना कम पड़े तो मैं किचन को और बनाने को कहूँगा, आयान ने कहा। थैंक्स, आयान। समीर बैठ गया और खाने की ओर बढ़ा, बाकी लोग भी उसके पीछे लगे। ये लॉबस्टर तो कमाल है। मनीषा, तू भी ट्राई कर। मम्मी पापा, आप लोग भी लॉबस्टर खाओ। ये केकड़ा इतना बड़ा क्यों है? मम्मी, ये किंग क्रैब है। ये बहुत महंगा होता है। एक के हजारों रुपये होते हैं। ये क्या है? काला काला और मुंह में घुल जाता है। स्वाद तो कमाल है। ये कैवियार है। ये तो और महंगा होता है। ये अबालोन है। मुझे तो ये भी नहीं पता। ये वाला और टेस्टी है। वे खाने का मजा ले रहे थे, तभी आयान खड़ा हुआ और बोला, अंकल, आंटी, आराम से खाना खाए। मुझे जाना है। अगर खाना कम पड़े तो मिस प्रिया से कहकर किचन को और बनाने को बोल देना। आयान, तू जा। समीर ने मुंह में खाना भरे हुए जवाब दिया। आयान चला गया। उसे पता था कि प्रिया को अपनी फैमिली से कुछ कहना है। वह वहां रहकर उनके फैसले में दखल नहीं देना चाहता था। वह प्रिया के किसी भी फैसले का सपोर्ट करेगा। आयान के जाने के कुछ देर बाद प्रिया बोली, खाना खाकर अपना सामान पैक करो और घर जाओ। मैं तुम्हें हर महीने टाइम पर पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। प्रिया, मैं अब वापस नहीं जाना चाहता। तू मेरे लिए यहाँ कोई जॉब क्यों नहीं अरेंज करती? समीर ने कहा। प्रिया ने सोचा, अगर समीर यहाँ काम कर ले तो ये अच्छा होगा। उसने कहा, मुझे अपनी यूनिवर्सिटी डिप्लोमा दे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे लिए कौन सी पोजीशन सही रहेगी। समीर अचानक चुप हो गया और रूम में सन्नाटा छा गया। प्रिया समीर को घूरती रही। समीर को थोड़ा डर लगने लगा। उसे पहले भी प्रिया से डर लगता था, लेकिन आज जितना नहीं। प्रिया की नजरें उसे कांपने पर मजबूर कर रही थीं। आखिर में उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने कहा, प्रिया, मैं यूनिवर्सिटी गया ही नहीं। ओह, तू यूनिवर्सिटी गया ही नहीं? तो मैंने जो पैसे तेरी यूनिवर्सिटी के लिए बचाए थे, उनका क्या हुआ? प्रिया ने गहरी सांस लेकर पूछा। उस वक्त मैंने जुए में कुछ पैसे गंवा दिए थे, तो मुझे मजबूरी में तुमसे झूठ बोलना पड़ा कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया, समीर ने कांपते हुए कहा। तो पूरी फैमिली ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया। मैंने अपनी सेहत की परवाह किए बिना काम पर बेहोश होने तक पैसे बचाए और तुमने मेरे बचाए पैसे अपने जुए के कर्ज चुकाने में उड़ा दिए। प्रिया का गुस्सा फट पड़ा। दीदी, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। उन कर्ज वालों ने कहा था कि अगर मैंने पैसे नहीं चुकाए तो वे मेरा हाथ काट देंगे। मम्मी पापा को मजबूरी में तुमसे झूठ बोलना पड़ा। प्रिया, मुझे पता है मैं गलत था, लेकिन मैंने अपनी आदत सुधार ली है। मैंने तब से जुआ नहीं खेला, समीर ने सफाई दी। हाँ, मैं गवाही दे सकती हूँ। समी ने सच में अपनी आदत बदल ली। लीना ने बीच में टोका। प्रिया ने कुछ गहरी सांसें ली, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है, तुम नीचे से शुरू कर सकते हो, वेटर की जॉब से। प्रिया, मैं वेटर नहीं बनना चाहता। मुझे सुपरवाइजरी जॉब दे और मनीषा को पैसे का चार्ज दे। इससे हम आयान का पैसों के साथ अफेयर करने से रोक सकते हैं। मैं वादा करता हूं, मैं उसकी हर हरकत की खबर तुझे दूंगा।
मम्मी ने कहा था कि हमें तेरी मदद करनी है, समीर ने हिम्मत करके कहा। प्रिया गुस्से में हंस पड़ी। सुपरवाइजरी जॉब, उसे पैसे का चार्ज, मेरी मदद, ये तो आयान को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या ये लोग सोचते हैं कि ये होटल भविष्य में वर्मा फैमिली का हो जाएगा? इनकी ये हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पैसे का चार्ज चाहिए? तुम्हें पता है इस होटल का मंथली रेवेन्यू कितना है? तुम्हें पता है इस खाने की कीमत कितनी है? मैं बताती हूँ। इस खाने की कीमत 10 लाख रुपये है और इस जगह का रेवेन्यू हर महीने करीब 1 बिलियन रुपये है। तुम्हें लगता है तुम इसे मैनेज कर सकते हो? प्रिया ने बोलना खत्म किया। सबने खाना खाना बंद कर दिया। वे हैरानी भरी नजरों से प्रिया को देखने लगे। एक खाने की कीमत 10 लाख रुपये, ये तो पागलपन था। प्रिया, तूने कहा कि इस खाने की कीमत कितनी थी? समीर ने खाना निगलते हुए धीरे से पूछा। इस खाने की टोटल कीमत 10 लाख रुपये थी। भीड़ में लंबे समय तक सन्नाटा छाया रहा। हैरानी कम होने के बाद लीना बोली, तू हर महीने इतना पैसा कमाती है, लगता है तेरा टेस्ट अच्छा है। फिर हम वापस नहीं जा रहे। हमने सारी जिंदगी मेहनत की है, अब एंजॉय करने का टाइम है। जब तू इतनी अमीर है तो समी के लिए एक घर और कार ले दे ताकि उसकी शादी हो सके और वो सेटल हो जाए, भुवन ने जोड़ा। प्रिया अपनी फैमिली को देखकर बोलती बंद हो गई। सब एक जैसे थे। उसे दुख हुआ कि वह ऐसी फैमिली में पैदा हुई। उसने सोचा था कि चूंकि वे फैमिली हैं तो वह उनकी जितना हो सके मदद करेगी, लेकिन अब वह बस यहाँ से जाना चाहती थी। वह इन लोगों को दोबारा नहीं देखना चाहती थी। खाना खा लो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, प्रिया ने बोलकर वहां से निकल गई। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी पूरी फैमिली ने मिलकर उसे धोखा दिया। उसके बचाए पैसे उन्होंने समीर के जुए के कर्ज चुकाने में उड़ा दिए। अगर आज वह उनकी मांग पूरी कर देती तो कल वे और मांगते। वे कभी संतुष्ट या शुक्रगुजार नहीं होंगे, बस लेते रहेंगे। वह इन लोगों को दोबारा नहीं देखना चाहती थी। भीड़ ने खाना जारी रखा। 10 लाख रुपए का खाना यूं ही वेस्ट करना ठीक नहीं था। इसी बीच प्रिया चेयरमैन ऑफिस में पहुंची। आयान बोर होकर अपने फोन पर कुछ देख रहा था। अरे मिस प्रिया, तुम इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गई? मिस्टर रायजादा, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और इन लोगों को दोबारा कभी नहीं देखना चाहती, प्रिया ने कहा। तुम अभी जाना चाहती हो? उनका क्या, मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूं? आयान ने पूछा। उसे शक था कि प्रिया की फैमिली ने कुछ ऐसा कहा होगा जिसने उसे इतना रिएक्ट करने पर मजबूर किया। चूंकि प्रिया ने मन बना लिया था वह उसका सपोर्ट करेगा। प्लीज ऐसा मत करना। अगर तुमने उन्हें कुछ दे दिया तो ये कभी खत्म नहीं होगा। वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तो क्या मैं उन्हें इग्नोर कर दूं? हाँ, इग्नोर करो। अगर वे होटल में कोई हंगामा करते हैं तो पुलिस को रिपोर्ट कर दो और उन्हें 2 दिन के लिए पुलिस स्टेशन में डाल दो। ठीक है। मिस प्रिया, तुम सबसे पहले कहाँ जाने वाली हो? मैं स्प्रिंगफील्ड जा रही हूँ। ये एक वर्ल्ड क्लास मेट्रोपोलिस है जहाँ ढेर सारे टैलेंटेड लोग हैं और मेरी एक यूनिवर्सिटी रूममेट वहाँ है जिससे मैं मदद मांग सकती हूँ। ओके मिस प्रिया, तुम्हारी जर्नी स्मूथ रहे। जब तुम वापस आओगी तो मैं तुम्हारे लिए सेलिब्रेशन डिनर होस्ट करूंगा। थैंक यू मिस्टर रायजादा। भुवन और बाकी लोगों को नहीं पता था कि प्रिया अभी अभी स्प्रिंगफील्ड के लिए निकल चुकी थी। उन्होंने बहुत खाना खा लिया था लेकिन 10 लाख रुपए की डिशेज को छोड़ना उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए वे 3 घंटे तक खाते रहे। खाना खत्म करने के बाद ग्रुप प्राइवेट रूम से निकला और वेटर उन्हें चेयरमैन ऑफिस ले गया। मेरे प्यारे जीजू, मेरी दीप कहाँ है? समीर ने पूछा। अरे मुझे जीजा मत बुला। मैंने पहले ही कहा था मिस प्रिया और मैं सिर्फ कॉलिग्स हैं। हमने कभी लाइन क्रॉस नहीं की और मैं अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ। मैं तेरा जीजा कैसे हो सकता हूँ? आयान ने जवाब दिया। ग्रुप ने एक दूसरे को देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन अब वे उससे जीजा नहीं बुला सकते थे। वो, मिस्टर रायजादा, मेरी दीदी कहाँ है? समीर ने फिर पूछा। तुम्हारी दीदी चली गई।
तुम लोग खाना खाकर घर चले जाओ। आयान ने जवाब दिया। चली गई। हम उसे ढूंढने जाएंगे। जब मैं कह रहा हूं कि वो चली गई, तो मेरा मतलब होटल से नहीं, बल्कि हर्षनगर से। ये रहा मिस प्रिया का रिजाइनेशन लेटर। खुद देख लो। आयान ने इतना कहकर समीर को एक कागज थमा दिया। रिजाइन कर दिया। ग्रुप हैरान रह गया। कुछ तो गड़बड़ थी। समीर ने कागज लिया और देखा कि ये सच में प्रिया का रिजाइनेशन लेटर था। मिस्टर रायजादा, मेरी दीदी ने रिजाइन क्यों किया? इसे कैसे कहूँ? मिस प्रिया को लगता है कि अगर वो यहाँ काम करती रही, तो तुम लोग उसे बार बार तंग करोगे। वो तुम्हारी मांगें पूरी नहीं कर सकती, तो उसके पास यहाँ से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, आयान ने जवाब दिया। मेरी दीदी कहाँ गई? मुझे नहीं पता। शायद अपनी यूनिवर्सिटी रूममेट को ढूंढने गई होगी। लीना ने फटाफट अपना फोन निकाला और प्रिया को कॉल किया। सॉरी, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं, वो उपलब्ध नहीं है। सॉरी, नहीं। अरे नहीं। लीना जमीन पर धपर से बैठ गई। हम्फ, क्या तू उस हराम लड़की के साथ मिलकर हमें बेवकूफ बना रहा है? मैं तुझे बता रहा हूं, जब तक वो बाहर नहीं आएगी, हम यहां से नहीं जाएंगे। भुवन ने गुस्से भरे चेहरे से आयान से कहा। सर, यहां गुस्सा मत दिखाओ। मैंने तुम्हारी बेटी को जाने के लिए मजबूर नहीं किया। तुमने किया। इसका मुझसे क्या लेना देना? अगर तुमने यहां हंगामा किया, तो ये तुम्हारी गलती होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो बाहर नहीं आएगी, मैं यहीं रहूंगा। मुझे वैसे भी अच्छा खाना और ड्रिंक्स मिल रहे हैं, भुवन अड़ा रहा। सर, जब मिस प्रिया यहाँ थी, तो मैंने उसके लिए होटल का सबसे अच्छा खाना तुम्हें ट्रीट किया। उस खाने की कीमत लाखों रुपये थी। लेकिन अब वो चली गई है, तो मुझे तुम्हारे साथ नरमी दिखाने की जरूरत नहीं। अगर तुमने यहाँ हंगामा किया, तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। अगर तुम कुछ समय के लिए लॉकअप में गए, तो अपनी इज्जत खराब होने का इल्जाम मुझ पर मत लगाना। आयान ने धीरे धीरे कहा। जैसे ही आयान ने ऐसा कहा, वे डर गए। आखिर उनके लिए आयान एक बड़ा शख्स था। मुझे धमकी मत दे। मैं तुझे बता रहा हूं, मैंने लंबी जिंदगी जी है। मुझे कुछ नहीं डराता, भुवन ने कहा। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसकी कांपती आवाज उसके दिल की बेचैनी को बयां कर रही थी। सर, मैं आपको धमकी कैसे दे सकता हूं? मुझे मिस प्रिया की सिचुएशन के बारे में थोड़ा पता है। वो भी तुम्हारी बेटी है, फिर तुमने उसके साथ इतना अलग बर्ताव क्यों किया? अगर तुमने मिस प्रिया की जरा सी भी परवाह की होती, तो वो आज नहीं जाती। मिस प्रिया जब गई, तो उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसने कहा कि उसने तुम्हें पालने की कीमत चुका दी। वो तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। शायद तुम उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। आयान की बात सुनकर भुवन के सीने में गुस्से की लहर दौड़ गई, और वह लगभग बेहोश हो गया। लीना ने फटाफट उसे संभाला। समीर के दिमाग में भी एक सनसनी सी दौड़ गई। उसने जो शानदार फ्यूचर सोचा था, वो खत्म हो गया। मनीषा के मम्मी पापा ने मनीषा को खींचकर वहां से निकलने की तैयारी की। वे भुवन के साथ इतनी बेवकूफी नहीं करना चाहते थे। क्या पता उन्हें सच में अरेस्ट कर लिया जाए। मनीषा, समीर ने चिल्लाया। मनीषा ने पलटकर समीर को उदास नजरों से देखा। इस लूजर को क्या देख रही है? उनके पास इतना अच्छा मौका था, लेकिन उन्होंने प्रिया को भगा दिया। अब देखो हालत। उन्हें कुछ नहीं मिला। इसकी काबिलियत से ये घर और कार कब अफोर्ड कर पाएगा? चल मेरे साथ घर चल। इसके साथ रिश्ता तोड़ दे। मैं तुझे इससे बेहतर लड़का ढूंढ दूंगी, मिसेज फुलर ने मनीषा को खींचते हुए गुस्से में कहा। समीर को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग से सीधे नर्क में गिर गया। भुवन और लीना को भी गुस्से से खून खौलने लगा। अगर प्रिया ने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन बदल लिया, तो वे उसे कहां ढूंढेंगे? प्रिया ने सालों तक हर महीने उन्हें पैसे भेजे थे, तो ये उनकी आदत बन गई थी। उन्होंने लंबे समय से काम नहीं किया था। वे गांव में सबके लिए ईर्ष्या का कारण थे, क्योंकि उनकी बेटी अच्छी थी और उन्हें बिना काम किए पैसे मिलते थे। अगर अचानक उनकी फाइनेंशियल सप्लाई बंद हो गई, तो क्या उन्हें फिर से सुबह निकलकर और रात को घर लौटकर हर दिन मेहनत करने वाले पुराने दिन जीने होंगे? गांव वाले उनके बारे में क्या सोचेंगे?
जब इस बारे में सोचा तो बूढ़े दंपति को पछतावा हुआ। वे घर पर आराम से रहना एंजॉय करते थे, दिन में पोकर खेलते और टहलते थे। सब कुछ उस बदमाश समीर की गलती थी। अगर वो न होता तो वे घर पर मजे की जिंदगी जी रहे होते। अब तो उनके पास कुछ नहीं बचा। बूढ़े दंपति ने इस बात पर नहीं सोचा कि उन्होंने प्रिया के साथ बचपन से कितना बुरा बर्ताव किया। उन्हें सिर्फ इस बात का पछतावा था कि उन्होंने समीर की बात मानकर इतनी दूर का सफर किया। वे सही थे, बिल्कुल। अगर वे घर पर रहते तो प्रिया अभी भी हर महीने वही पैसे भेजती, एक पैसे की कमी नहीं होती। आयान चुपचाप सोफे पर बैठा फैमिली की रिएक्शन देख रहा था। वह पैसे देकर इनसे छुटकारा पा सकता था। चाहे उन्होंने कितनी भी बड़ी रकम मांगी हो, आयान के लिए वो अफोर्डेबल थी। लेकिन आयान उन्हें पैसे नहीं देना चाहता था। आयान को ये मिरेकल लगा कि प्रिया ने ऐसी फैमिली बैकग्राउंड के बावजूद खुद को नहीं छोड़ा। ये बात उसे इम्प्रेस करती थी। प्रिया का फिगर और लुक्स कमाल के थे। वह एसआरयू की तीनों कैंपस बेल्स से कम नहीं थी। उसमें एक मैच्योरिटी थी जो मर्दों को और आकर्षित करती थी। आयान ये अच्छे से जानता था। वह ब्लू डायमंड होटल जैसी शानदार जगह पर काम करती थी और अमीर बिजनेसमैन के साथ डील करती थी। अगर वह पैसे कमाने में पूरी कोशिश करती तो ये उसके लिए आसान होता। सर, अगर आप अभी भी मुझ पर यकीन नहीं करते तो हर सुबह होटल के एंट्रेंस पर इंतजार कर सकते हैं कि मिस प्रिया काम पर आती है या नहीं। बशर्ते इससे होटल के ऑपरेशंस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। वरना मुझे कहने के बाद मुझे बुरा मत मानना। बस इतना ही कहना था। आप लोग जा सकते हैं। ग्रुप उदास होकर वहां से निकल गया। आयान को नहीं पता था कि वे तुरंत घर जा रहे हैं या इंतजार करेंगे, लेकिन अब उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। कुछ चीजों की कीमत तब समझ आती है जब वे खो जाती है। शायद प्रिया का सपोर्ट खोने और कुछ समय तक बेकर्त रहने के बाद उन्हें आखिरकार एहसास होगा कि मिस प्रिया कितनी अच्छी थी।